কিরে আওয়াজ পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা, তুমি পাচ্ছ তো? পেয়েছি। ঠিক আছে, ও- ঠিক আছে, চল। ये रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे সবাইকে रिकॉर्डिंग मैसेज सबको मिला ना? यस सर। ओके, ठीक है, अच्छा चलो। सर। ओके। तो गुड इवनिंग सर अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्लास है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ही बात करेंगे और क्या। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, याद इसलिए होना चाहिए बिकॉज हम लोग जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हैं, तो इस चैप्टर का नाम है टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना सर? टाइम प्लेस एंड वैल्यू। सो टाइम प्लेस एंड वैल्यू पे हम लोग, टाइम प्लेस क्या है वो तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया, और टाइम ऑफ सप्लाई इज अ वेरी वाइटल पार्ट था जो मैंने लास्ट फ्यू क्लासेस से आपको बोल के आ रहा हूँ, जिसमें क्योंकि जीएसटी सर बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को जीएसटी लेके बहुत चिंता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट बताओ, स्टेट गवर्नमेंट बताओ, दोनों के लिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो इनकम करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इनकम गवर्नमेंट करते हैं वो जीएसटी है। एक जीएसटी, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। तो जीएसटी गवर्नमेंट का इतना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, तो उसका टाइम को लेके गवर्नमेंट तो सेंसिटिव होंगे ना। सिंपल बात है कि भाई मेरे को किस टाइम पे जीएसटी लगाना है या किस टाइम पे मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, सिंपल बात है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई जो था उसमें आपको मैंने ये बताया कि उसमें आपने गुड्स के केस में देखा, गुड्स के केस में भी दो कॉन्सेप्ट, एक आपका फॉरवर्ड चार्ज, एक हो गया आपका रिवर्स चार्ज। सिमिलरली आपने सर्विस के केस में भी देखा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के अंदर लास्ट वीक डिटेल्स में बोला, आपको मैं बोला था कि क्वेश्चन अब गो थ्रू करो नोट से। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और हम लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोविजंस पढ़ा, क्वेश्चंस भी किया, एग्जांपल्स भी किया। जीएसटी का ऐसा ही क्वेश्चन होता है, जीएसटी में कैलकुलेशन सिर्फ आईटीसी लेवल में होता है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेवल में। बाकी जो जीएसटी का कैलकुलेशंस होता है वो ऐसे ही होता है, प्रोविजन बेस्ड, और मतलब किस कब लगाना है जीएसटी, किस पॉइंट पे लगाना है, कौन सा डेट होना चाहिए, इस तरह का बात जीएसटी में होता है। जीएसटी में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो जस्ट मतलब जो हम लोग आईटीसी करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशंस, ठीक है। आई होप कि और कुछ दिनों में आ जाएंगे सर उस चैप्टर में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर आपको जीएसटी के अंदर ढेर सारे कैलकुलेशंस करने का मौका मिलेगा, और वो कैलकुलेशन ईजी है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी में। जीएसटी में मेन है कि वही प्रोविजंस, ऐसे टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, टैक्स में कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा है। टैक्स में जो कुछ भी है, चाहे इनकम टैक्स देख लो, चाहे आप जीएसटी देख लो, इवन जब कस्टम्स का क्लास करोगे ना तब भी देखना आप लोग, ठीक है। कस्टम्स आप सबको करना पड़ता है, सिर्फ सीए को इंटर में नहीं बाद में करना पड़ता है, और सीएस को और सीएमए को एग्जीक्यूटिव और इंटर लेवल में ही करना पड़ता है कस्टम्स, ठीक है। ऐसे सीएमए इंटर में ग्रुप 2 में लेवल में है, ठीक है। तो कस्टम्स के अंदर भी आपको देखना है ऐसे ही प्रोविजन बेस्ड कि भाई ये रूल है, इसके हिसाब से हिसाब होगा, सिंपल बात। तो अब सवाल क्या है सर? अब सवाल है कि आज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सीखेंगे, मतलब जब जिसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगा, काफी सारा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसे मानो कि डिस्काउंट जब दिया जाता है, ठीक है, या इंटरेस्ट जब लगाया जाता है, क्या उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर काउंट करना चाहिए या नहीं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। कि इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जब तक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे तो जीएसटी चार्ज किस पे होगा, है ना? मतलब वैल्यूएशन होगा तब ना जीएसटी लगाएंगे भाई, 18% हो, 9% हो, 12% हो, 28% हो, जो भी जीएसटी लगाओगे वैल्यूएशन के बेसिस पे लगाओगे, है ना? इवन जीएसटी से आने से पहले क्या था? वैट था, है ना? वैट के टाइम पे भी होता था। तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, जो हम लोग फर्स्ट डे ऑफ टाइम प्लेस एंड सप्लाई के क्लास में पहला दिन ही आपको मैं एक क्वेश्चन कराया था, जब वैट के टाइम पे वैल्यूएशन कैसे होता था, और करेंटली जीएसटी आने के बाद, मतलब 2017 के बाद जीएसटी आया, उससे पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स स्कीम जो था वो वैट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। मतलब ये जो जीएसटी बेसिकली वैट, स्टेट टैक्स के अंदर वैट, सीएसटी वगैरह ये सब था। तो वैट सिस्टम में क्या होता था और जीएसटी में क्या बदलाव आया है वैल्यूएशन में, इसका एक जस्ट रफ एग्जांपल देखेंगे, एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोविजंस पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई समझता हूँ, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में बात तो करना है, और आप देख सकते हो इसमें मेन जो चीज है ना सर,
वैल्यूएशन के अंदर जो मेन बात है वो आपको मैं बता दूं, अभी एकदम स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होंगे वो है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विथ प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। अगर आप अनरिलेटेड पर्सन को सेल करते हो, ये क्या हो गया, पेन में क्या प्रॉब्लम हो गया फिर से, ये पेन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। ये आज ना मैम का क्लास था, मैम के क्लास में भी प्रॉब्लम हुआ, मैम बता रही थी। ठीक है देखो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विथ प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा इस पे। वैल्यूएशन में क्या इंक्लूजन होता है और क्या एक्सक्लूड होता है सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब किसको वैल्यू के अंदर लेंगे और किसको वैल्यू से हटा देंगे। ठीक है, तभी आप वैल्यूएशन करोगे, तभी जाके दुकानदार गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करेगा। और डिस्काउंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस जब भी होता है ना, उसमें डिस्काउंट एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। कि जैसे मानो कि किसी ने बोला कि 50% ऑफ है या बाई वन गेट वन है, ठीक है, फ्री, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस में वैल्यूएशन कैसे करोगे? क्या डिस्काउंट को वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि वो कंपनी का मामला है भाई, आपका बिजनेस है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, मैं क्या करूं? क्या गवर्नमेंट क्या बोलेगा? डिस्काउंट के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लेगा कि नहीं लेगा? कंपनी अपने सेल को बूस्ट करने के लिए डिस्काउंट देता है, ये तो आप लोग भी मानोगे, है ना सर? डिस्काउंट क्यों देते हैं गवर्नमेंट? बिकॉज उसको सेल बूस्ट करना है। डिस्काउंट देने से एक अट्रैक्शन आता है, सेल को बढ़ाने का एक मंसूबा होता है, तो डिस्काउंट देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा भाई आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपका प्रॉब्लम, हमें तो पूरा वैल्यूएशन पे ही देना है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आगे आगे आपको ये समझना होगा कि डिस्काउंट क्या रोल प्ले करते हैं वैल्यूएशन पे। ओके सर, सो समझ में आ रहा স্যার है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। স্নেহ জয়েনিং করতে পারবে না মনে হয়। ठीक है, नो इशू। ও আবার ओके रेस्ट। বাথরুমে উল্টে পড়ে গেছে। এই বাপরে বাপরে, না ওকে রেস্ট করতে বল, আমার মাথা ব্যথা ফুলে গেছে এখন ফোন করলো। ওকে রেস্ট করতে বল, তুই ভালো করে ক্লাস কর, ওকে বলে দিবি পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा हाँ, ठीक है सर। ओके देखो सर, तो मैं आपको एक बार वैल्यूएशन का एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। देखो सर, ध्यान से देखो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी विल बी वन टैक्स टू सबसम ऑल टैक्सेस। जीएसटी आने से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बाकी जो भी टैक्सेस था, जैसे कि वैट, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, सॉरी कस्टम तो अभी भी है, सॉरी एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज किस पे लगता था सर? एक्साइज लगाया जाता था मैन्युफैक्चरिंग पे, अभी भी किसी किसी चीज़ पे अभी भी है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, लेकिन सबको क्या कर दिया गया, सब सम कर दिया गया, सब मतलब जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इट विल ब्रिंग वन नेशन वन टैक्स रिजिम बीइंग ए कंप्लीटली न्यू फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एकदम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया सर हमारे कंट्री में, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये गुड्स बेच के अगर इतना डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता था, और किसी भी तरह का किसी के साथ किसी का कोई मतलब क्या बोलूं सर, सिंक नहीं था। सब एक अलग अलग डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट के साथ सीएसटी मैच नहीं करता, सीएसटी के साथ एक्साइज मैच नहीं करता, सब डिपार्टमेंट भी अलग, और कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाता था, बेसिकली दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, क्योंकि उसको हर एक डिपार्टमेंट के साथ फाइलिंग करना था, कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत मुश्किल था सर, बिजनेस करना मुश्किल था ये वैट रिजिम में। और तभी तभी क्या होता था, जब मुश्किल सामने आ जाता है ना, मतलब वैट दे के बिना वैट का सामान ही ज़्यादा मार्केट में बिकता था। ठीक है, और जो मार्केट को बेसिकली क्या कर रहा था, मार्केट को एक इलीगल वे में चला रहा था। और इलीगल वे मतलब देखो सही, बिना टैक्स का प्रोडक्ट मार्केट में बेचोगे तो गवर्नमेंट के पर्पस में क्या है, इलीगल है, सिंपल बात है। प्रोडक्ट का कोई लीगलिटी नहीं है। हाँ सर, सस्ता पड़ता था, हाँ सस्ता जरूर था, बट ऑल थिंग इज नॉट रिलेटेड टू सस्ता। ठीक है, सस्ता इज नॉट इम्पोर्टेंट यार, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि सस्ता के साथ साथ गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए भाई, वो कहाँ से चलेगा फिर? ठीक है, तो गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ही मतलब माइन्यूटली देखा और देख के डिसीजंस लिया, और धीरे धीरे टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा बदलाव लाया और बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज किया। इवन अगर आप जीएसटी के सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो या जीएसटी के साइट के अंदर जाते हो, इंडायरेक्ट टैक्स का gst.government.in में, उसके थ्रू से सारा का सारा काम होता है। इवन मैं आपको बताता हूँ, देखो अर्लियर रिजिम, पहले के वैट के जमाने में क्या होता था और अभी जीएसटी जमाने में क्या होता है, पहले भी मैं आपको ये एग्जांपल दिया था, मैं फिर से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज वैल्यूएशन पे डिटेल्स बात करना है। अर्लियर रिजिम मतलब जब वैट जीएसटी नहीं था तब का बात, मतलब ये मैं प्री 2017 का बात कर रहा हूँ। प्री 2017 तब क्या होता था, एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था।
समझ रहे हो ना? एक्साइज जो होता था सर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और एमआरपी पे चार्ज होता था। वैट जो होता था वो सेल वैल्यू पे चार्ज होता था, और सर्विस टैक्स जो होता था वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड पे चार्ज होता था। ठीक है, ये पुराना सिस्टम का बात कर रहा हूँ। पुराने सिस्टम में तो सर और भी टैक्सेस हैं जो आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है, जब बेसिक्स ऑफ जीएसटी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, या जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी पहले किए हो उनको पता है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी में करेंटली जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन ट्रांजैक्शंस वैल्यू, करेंटली जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन transaction value. Transaction value is the price actually paid or payable for the supply of goods or service between unrelated parties. Related parties नहीं सर, related parties transactions को बहुत ही मतलब गौर से देखा जाता है, because related party transactions is not properly transactions. Unrelated parties होना चाहिए। तो related parties कौन है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से दाम को ज्यादा करके कम करके दिखाते हो अपनी अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो जब बात अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होता है उसमें प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी शैल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी छोड़ के बाकी सब चीज आ सकता है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस विल बी एक्सक्लूडेड इफ चार्ज सेपरेटली। ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस चार्ज करते हैं ताकि किसी किसी स्टेट को दे पाए। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट है हमारे देश में सर जो काफी हाईली बिजनेस मतलब हाई लेवल बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। और मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका डिटेल्स, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक्स में भी मैंने चर्चा किया, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत हाईली होता है लेकिन जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाता, बिकॉज उनके स्टेट में लोगों का प्रोडक्ट कम आता है, उनका प्रोडक्ट ही लोगों के स्टेट में ज्यादा जाता है। तो ऐसे स्टेट के लिए तो खतरा है ना, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब डेस्टिनेशन पे चार्ज होता है और गवर्नमेंट डेस्टिनेशन पे कलेक्ट करवाने के लिए बोलते हैं। तो जहां से मूवमेंट हो रहा है उनका प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कलेक्ट करके देना पड़ता है। किसको, वो जहां से प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है ऐसे स्टेट को, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहां पर प्रोडक्शन का बाढ़ लग गया है, मतलब वहां पर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जीडीपी उसी सब स्टेट में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जीडीपी तो महाराष्ट्र का है, सेकंड में आई थिंक तमिलनाडु आता है। ठीक है, तो तमिलनाडु है, दिल्ली हरियाणा रीजन एक है सर, दिल्ली एनसीआर रीजन, वो भी अच्छा खासा जीडीपी क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाया था शायद किसी क्लास में जीडीपी वाइज, स्टेट वाइज जीडीपी। ठीक है, ठीक है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। गुजरात हाँ, गुजरात भी है। ठीक है, टॉप 10 के अंदर वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, टॉप 10 के अंदर वेस्ट बंगाल भी है जहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बट कुछ स्टेट हैदराबाद, बेंगलोर। हाँ हाँ, हैदराबाद बैंगलोर तो सिटी हो गया रे पगला। हैदराबाद हाँ, मतलब कर्नाटक है। कर्नाटका है। हाँ, जीडीपी स्टेट वाइज जीडीपी, चलो आप लोगों के मन में चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी मतलब दिखाने वाले जो मतलब जो बना सकते हैं ऐसे स्टेट का जो है आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। आरबीआई के साइट में भी मिलेगा आपको विकिपीडिया में लेके चलता हूँ। विकिपीडिया 70% सही बताते हैं कुछ, लेकिन हाँ सोर्स क्या है वो देखना पड़ता है। ऐसे इनका जो सोर्स है ये गवर्नमेंट का ही सोर्स यूज किए ये लोग, मतलब हमारा जो भारत का जो नेशनल डेटा है उसी से ये लोग दिया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो स्टेट वाइज जीडीपी में ये क्या है, पर कैपिटा इनकम, लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय जीडीपी पर कैपिटा, ओ सॉरी पर कैपिटा नहीं चाहिए हमें, पर कैपिटा वाइज देखोगे तो सिक्किम गोवा आगे आ जाएगा। जीडीपी स्टेट वाइज में महाराष्ट्र आई थिंक ये सही है। हाँ, वेस्ट महाराष्ट्र बेंगल नंबर से 1। 6 नंबर আছে। हाँ बोलो। वेस्ट बेंगल से 6 नंबर ना 7 नंबर আছে। हाँ, वेस्ट बंगाल 6-7 में होगा। तमिलनाडु सेकंड में है, 32 लाख करोड़ इसका जीडीपी है। ठीक है, इसका 22 लाख करोड़ तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश 17 लाख करोड़, गुजरात 16.48, ठीक है, 16.16 लाख करोड़, कर्नाटका ऑलमोस्ट लाइक गुजरात और कर्नाटका ऑलमोस्ट सेम आसपास में ही है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 6 में 13 लाख करोड़, फिर राजस्थान 10 लाख, आंध्र प्रदेश 9 लाख। इस तरह से भारत का स्टेट वाइज जीडीपी का ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे कौन है जीडीपी, मतलब जिसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन सबसे खराब है? बिहार ही होगा सर। नहीं, बिहार का जीडीपी इतना खराब नहीं है। सर बिहार सॉरी, जीडीपी तो बोलो। गुड इंडिकेटर नहीं है सर। वो अगर हम जा करके कहीं पे पिज्जा खा लिए बहुत सारा तो वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही हो गया समझ लीजिए।
नहीं देखिए जीडीपी गुड इंडिकेटर नहीं है, ये जीडीपी का जिस क्रिटिसाइज है। जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन है वो एडवांटेज में रहेगा इन जीडीपी में। हाँ वो पॉपुलेशन में बात तो डिपेंड है। करता है। हाँ ऑब्वियसली पॉपुलेशन पे पर डिपेंड। कैपिटा एक्चुअली वो ज्यादा एक्यूरेट है। पार कैपिटा कम हो जाता है, तो जैसे उत्तर प्रदेश को देखो ना, उत्तर प्रदेश हाँ 17 लाख करोड़ कमाता है तो क्या हुआ, इसका 22 करोड़ का पॉपुलेशन भी तो है इसका, है ना। हाँ तेरा सर, बात मतलब सही वही है। बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ लोग ज्यादा स्पेंड पर करते हैं वहाँ तो पर्सन ज्यादा इनकम देख ले लोग सर, गोवा फर्स्ट डेवलप है होंगे या हाँ हाँ बोल, अभिषेक कुछ बोल रहा है। স্যার। পার পার্সন ইনকাম জিডিপি তে দেখা যায় না, মানে কোন বাড়িতে কত টাকা ইনকাম আছে এর সাথে সরকার কত টাকা তুলেছে, কিন্তু সরকারের কিন্তু ইনকাম হয় পার পার্সন हाँ ইনকাম सर। দেখতে গেলে জিডিপি পার ক্যাপিটা আছে, মানে গোয়া ফার্স্ট আছে। हाँ ऑब्वियसली गोवा फास्ट हो जाएगा बिकॉज गोवा का पॉपुलेशन भी तो कम है। लेकिन गोवा जीडीपी का में सबसे लोएस्ट उसी का है। यस जीडीपी सबसे लोएस्ट उसका है, लेकिन जीडीपी गोवा का पर कैपिटा सबसे ज्यादा है। बिकॉज देखो भाई, मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते गोवा 23rd में आ रहा है 0.815 लाख करोड़, लेकिन जब पर कैपिटा देख रहे हो तो गोवा फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो सर, जीडीपी अगर बात ना करे, ठीक है, तो फिर किस चीज में बात करेंगे, मतलब और कोई पैरामीटर यूज कर सकते हैं क्या? यस आई सर अंडरस्टैंड। HDI हाँ इंडेक्स। वो तो आप बोल रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात कर रहे हो, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात, ठीक है। भूटान जैसे करता है, हाँ बोलो सर। भूटान जैसे करता है, मतलब लोगों के हैप्पीनेस पे जितना खुश रहता है उसके हिसाब से जीडीपी। सर ये सब बात आप लोग जो बोल रहे हो ना, जैसे भूटान करता है, यस ग्रॉस हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, जैसे भूटान सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है, स्वीडन बहुत हैप्पी है सर। सर हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ये जो भी है सब कुछ अपने अपने जगह में है, लेकिन जब बात आता है कि प्रोडक्शन लेवल का, तब आप उसको कैसे दिखाओगे? आपको कुछ तो पैरामीटर चाहिए, तो उसमें जीडीपी छोड़ के और क्या दिखा सकते हो आप? मतलब क्योंकि ये बात, जैसे कि मैं जीएसटी पैरामीटर में अगर बात कर रहा हूँ, तो उसमें जीडीपी तो है, जिससे आप समझ सकते हो कि भाई ये स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज बात नहीं कर रहे हैं, भाई कौन से स्टेट कितना बिजनेस क्रिएट कर रहा है अपने अंदर दूसरे स्टेट को भी दे रहा है, हर चीज में देखा जाए तो ऐसे ये चीज भी आप लोग भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत में महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इवन उत्तर प्रदेश ऑल्सो, वो अलग बात कि उत्तर प्रदेश एचडीआई में बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम भी बहुत खराब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत खराब है, उसका डिफरेंट रीजन है। लेकिन आप ये तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही अच्छा किया है, कंपेरेटिव, मतलब जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन। हाँ गुजरात भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर बात करें, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल A to Z ओवरऑल एक डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ कम जनसंख्या वाला, मतलब आप सिक्किम को थोड़ी ना पैरामीटर करोगे, क्योंकि सिक्किम में तो हर कोई जाके बस भी नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शन है। आपका मन हुआ तो आप सिक्किम में जाके नहीं घर नहीं खरीद सकते, गोवा में भी रेस्ट्रिक्शन है, हर कोई गोवा के अंदर जाके नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शन है, तो उनके ऊपर कुछ स्पेशल स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो स्टेट्स हैं जिसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे तमिलनाडु 8-9 करोड़ का पॉपुलेशन लेके, ठीक है, 7-8 करोड़ का पॉपुलेशन, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन लेके, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है ना। वेस्ट बंगाल 10 करोड़ 11 करोड़ का पॉपुलेशन लेके कर रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि आपको समझना होगा कि स्टेट के अंदर उसका नेचर क्या है, उसका जियोग्राफी कैसा है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसका एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या है, तो उसको समझने के लिए जीडीपी एक ओनली सोर्स है इकोनॉमिक्स में, जिसके थ्रू से आप स्टेट को समझ सकते हो। और रही बात एचडीआई का, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है सर सरकार पे, लोगों पे। आज अगर वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन चाहे ना वो सुधर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेना होगा, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन गवर्नमेंट को भी लेना होगा, चाहे तो हम लोग भी हैप्पी रह सकते हैं, हर कोई हैप्पी रह सकता है, ये मेंटेलिटी है, हैप्पी रहने का एक मेंटेलिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई कैसे रहेंगे हम लोग, किस तरह से जिएंगे हम लोग। बस्ती चाहे तो 2 मिनट में हटा सकते हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कितना समय लगेगा आप ही बताओ। हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना इतना भी टफ काम नहीं है, लेकिन ये अप्रोच होना चाहिए। आप लोग कभी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा, अप्रोच रहने से हो सकता है। गवर्नमेंट को अच्छा खासा होता है सर, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कुछ रेस्ट्रिक्शन उनको भी हो जाता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल बातें आ जाएगा इसलिए मैं जाना नहीं चाहता,
ठीक है, पार्टी वाइज बात हो जाएगा। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। ऑब्वियसली जीडीपी का आप बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में जीडीपी का जो मतलब जीडीपी के अगेंस्ट में बहुत सारा बात चलता है, लेकिन जीडीपी छोड़ के और क्या पैरामीटर निकाल सकते हैं हम लोग? तो प्रोडक्शन लेवल में तो और कोई पैरामीटर है नहीं, एक जीडीपी है जिसके थ्रू से एक एवरेज आइडिया मिल जाता है, इसलिए जीडीपी को इतना ज्यादा बात किया जाता है सर। अगर ऐसे बोलोगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीडीपी का एक कॉन्सेप्ट है सर, जिसको बेसिकली क्या बोले सर, इसको इसका एक नाम है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि जीडीपी अगर इतना अच्छा बात करता है तो फिर जीडीपी के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होता, जैसे मानो कि माँ बहनों का प्यार, ठीक है, मतलब ये भी बात किया जाता है कि एक मदर, ठीक है, एक सिस्टर, एक वाइफ अपने घर के लिए जो करता है वो भी तो प्रोडक्शन में इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, अगर आप गार्डनिंग करते हो उसको भी तो हैप्पीनेस दिया जाता है, उससे भी तो आपको बहुत अच्छा ना सर, मनोरंजन होता मॉनिटरी है। वैल्यू में होना चाहिए तभी जीडीपी में आता है। हाँ, वही प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें जीडीपी में आना चाहिए बट वो आता नहीं, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शन है सर, कुछ कर नहीं सकते, हर चीज को तो इंक्लूड भी नहीं कर सकते, बट कुछ पैरामीटर बना के एक डेवलपमेंट का पैरामीटर बना जाता है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं। भूटान ऐसे बहुत इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन भूटान में लोग अच्छे हैं, हैप्पी है। सर दैट्स द जैसे डिफरेंस। ढाका देखिए, उसका जीडीपी कितना ज्यादा हाई है बैंगलोर से, लेकिन ढाका कोई उतना डेवलप है नहीं बैंगलोर जैसा, लेकिन हाँ, उसका जीडीपी बहुत ज्यादा है हाई तो बिकॉज होना ऑफ है सर, डेंसली पॉपुलेशन। हाँ डेंसली और पॉपुलेशन ऑब्वियसली है, तो मनी ट्रांजैक्शन होता ही है, हाँ डेंसली चाहे खाने से पॉपुलेशन, रिलेटेड हो या फिर कुछ और। हर चीज सर, हाँ, बंगाल तो का यहीं कुछ पे क्या एक बताऊं। बायसनेस जीडीपी में आया था। हाँ बायसनेस तो है, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली बायस है, लेकिन ढाका के बारे में आप, आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हो, आप लोगों का अभी देखो, हम लोग बहुत कुछ दिन पहले ही कुछ लोग जन्मे, मेरा 90s में जन्म है, आप लोगों का शायद 2000 में होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये जो बांग्लादेश है ना सर, आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश का जीडीपी ज़्यादा होना ही चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि भारत इंडिपेंडेंस जब हुआ था, अगर उससे 47 से पहले, ये जो बांग्ला बांग्ला है ना, बांग्ला इतना बड़ा है सर, ये है बांग्ला, ठीक है, जो बंगाली स्पीकिंग एरिया बात कर रहा हूँ मैं, ये जो जोन है ना सर, ये जोन, सॉरी यहाँ से होगा, ये जोन दुनिया का सबसे फर्टाइल एरिया है, आपको बता दूं, वर्ल्ड का, ये जान लो सर, इतना फर्टाइल लैंड दुनिया में कहीं नहीं है, और सबसे फर्टाइल एरिया तो बांग्लादेश के पास है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, आप लोग इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के बारे में सुने हो ना सर, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है यूरोपियन यस सर। में। एडम स्मिथ का एक किताब है सर, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। अगर आप लोग एडम स्मिथ को नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि उनका किताब पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा क्रिटिकल नॉलेज चाहिए होगा आपको, आप कुछ नहीं तो कम से कम एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक किताब है, उन्होंने जाने से पहले, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत होने से पहले उन्होंने लास्ट किताब लिखा था, विजन 2020, जरूर पढ़िए सर, हम लोगों के लिए लिख के गया, यूथ के लिए। विजन 2020 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब मतलब इसके अंदर, मतलब भारत का विजन देख के गया कि भारत कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि फ्यूचर का भारत कैसा होगा, और उन्होंने एक्चुअली सोचा था कि 2020 के अंदर भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना के गए वो। आज अगर भारत दुनिया को मतलब आंख दिखा के बात करते हैं ना, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा एक मतलब कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा, मतलब बोल के छोटा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, कोई भी। तो इसमें विजन 2020 के अंदर भी वही बात एडम स्मिथ की किताब के अंदर, बंगाल इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड, मतलब इतना प्रोडक्टिव लैंड इसके पास है, जो आज भी आपको बता दूं मैं, 16 करोड़ पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, फिर भी बांग्लादेश अपने आप को बचा लेता है। क्यों? 16 करोड़ पॉपुलेशन लेके भी बांग्लादेश अपने आप को कर रहा है, और उसका मेन रीजन है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब है सर, और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जिसको वहां पर जाके मेघना नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये मेघना का दोआब इतना फर्टाइल है, मैं आपको बोल नहीं सकते, दुनिया का सबसे ज्यादा पानी, ठीक है, मतलब इसके थ्रू से निकलते हैं, और इतना बड़ा मतलब डेल्टा दुनिया में और कहीं नहीं है, ठीक है, इसीलिए ढाका कहाँ है देखो, बैंगलोर का मिट्टी में कुछ है ही नहीं, उस हिसाब से वहां पर तो पानी का प्रॉब्लम है। ढाका का देखो सर, जीडीपी बहुत हाई होगा, क्यों नहीं हाई होगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक रीजन है, बट आप देखो इसका इसका
ज्योग्राफी देखो, ऐसे रिवर सिस्टम आपको दुनिया में कहीं दिख जाए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे जियाउल ने बात को बोला बोल के मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज, इंडिपेंडेंस से पहले भारत का 2 इकोनॉमिक पैरामीटर था सर, एक बंगाल और एक गुजरात, ठीक है। ये 2 हाथ था भारत का, एक दाएं हाथ और एक बाएं हाथ। बंगाल से कार्पास, सॉरी मतलब जिसको हम लोग कॉटन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पाट, जूट, और इधर से कार्पास, कार्पास मतलब सर कॉटन, ठीक है। एक तरफ कॉटन और एक तरफ जूट, ये 2 हुआ करता था भारत का इकोनॉमी का 2 पिलर। जूट आज भी बांग्लादेश करता है, बंगाल भी करता है, बट कॉटन पूरा पार्ट भारत में ही है, ठीक है। तो बहुत सारा रीजन है सर इकोनॉमी में, ढूंढने निकलोगे ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और मैं कभी कभी सोचता रहता हूँ कि ये क्या हो गया भारत के साथ, कि भारत का इतना बड़ा एक हिस्सा कैसे अलग हो सकता है भारत से, वो भी बस पॉलिटिकल एक क्या बोलो सर खेल, और कुछ नहीं। और इधर आ गया आपका पाकिस्तान, ये भी भारत से चला गया। भारत का बहुत बड़ा लॉस है ये। जो ओरिजिनल भारत है अगर वही भारत के साथ नहीं रहेगा तो फिर भारत क्या है। ठीक है, चलो अब जीडीपी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं वैल्यूएशंस में बात कर रहा था, तो वैल्यू विल इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेशन टू सच जैसे कि वैल्यूएशन के अंदर सर बहुत कुछ आ जाता है, पैकिंग, कमीशन, मैं आगे आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से पैकिंग, कमीशंस वगैरह वैल्यूएशन के अंदर आ सकता है। सब्सिडीज लिंक टू सप्लाई, जैसे एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्राइवेट सब्सिडी है, प्राइवेट कंपनी का सब्सिडी है तो वो इंक्लूड होना चाहिए। कैसे, आगे आगे बताऊंगा सर, ठीक है। सर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट और कंसिडरेशन इन इंक्लूडेड, यस सर। अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, लेट फी कर रहा है, पेनल्टी कर रहा है, वो वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड होता है। सर कैसे, सर सब कुछ आगे आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा वेट करना होगा सर। अच्छा, मैं एक बार आपको पुराने वैट सिस्टम और न्यू जीएसटी सिस्टम को थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ। Let us consider an example of ABC, a manufacturer selling tools and hardware like drills, polishers, spades, etc. It sells power drill to XYZ wholesaler. The MRP is 5,500 and ABC sells it to 3,000. ध्यान से देखिए सर, MRP 5,500 का है बट ABC उसको सेल कर रहा है 3,000 पे, तो उसका वैट कैलकुलेशन कैसे होता था सर। पावर ड्रिल 3,000 का है, इसमें एक्साइज लगता था 12.5%, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके जब वो निकलता था गोडाउन से, फैक्ट्री से, तो 12.5% एक्साइज देता था। 3,000 का 12.5% लगाओ, फिर जो होगा उसके ऊपर 14.5% का वैट लग जाता था, 490। आप करके देख सकते हो, फिर टोटल जो होगा वो हो जाएगा आपका टोटल वैल्यूएशन टैक्स लेके 3,865, ठीक है। इसमें 865 सरकार का है और बाकी दाम है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है, सॉरी मतलब सेल प्राइस लेके। अब यही कॉन्सेप्ट जीएसटी में कितना बदल गया 2017 के बाद, ये खेल में कितना बदलाव आया जो वैट के टाइम पे नहीं था। वैट से जीएसटी में कितना बदलाव आया, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services supplied in the transaction value, that is price paid or payable, which is rupees 3,000 in the example, assuming CGST 9%, SGST 9%, ठीक है। पावर ड्रिल 3,000 का है, CGST 9% का है, तो 3,000 का 9% 270, SGST 9%, सर इसके ऊपर नहीं लगता, वो डायरेक्टली 3,000 के ऊपर ही लगेगा 270, तो टोटल हो गया 3,540। कितना फर्क हो गया सर दाम पे, 3,865 इधर हो गया 3,540, समझ गए सर। 25 টাকা কাছে। ठीक है, काफी डिफरेंट हो गया। तो ये जीएसटी के साथ वैट का फर्क हो गया, और इसमें एक्चुअल में गुड्स का दाम कम हुआ, ठीक है। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता था, डिपार्टमेंट भी तो अलग नहीं है, डिपार्टमेंट को भी एक किया गया है ना, सेंट्रलाइज किया गया, जो काफी ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू से गुजरता था। वैट सीएसटी के साथ मैच नहीं करता था, एक्साइज वैट के साथ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता था ना वो आईटीसी का होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। ভ্যাটের পার্সেন্টেজটা আলাদা হতো সেই हाँ সময়। बोलो, हाँ बोलो। ভ্যাটের যে পার্সেন্টেজ ছিল हाँ তো সেটা তো নানা রকম গুডসের ক্ষেত্রে নানা রকম পার্সেন্টেজে हाँ, হতো। वो तो जीएसटी का भी तो ऐसा ही है, जीएसटी का হ্যাঁ भी तो अलग জিএসটি अलग 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 गुड्स के लिए अलग अलग परसेंटेज तो जीएसटी में भी है। वो चीज उसमें तो बदलाव नहीं होगा, ऑब्वियसली अलग गुड्स का तो अलग होगा ही ना। गवर्नमेंट अलग अलग गुड्स पे अलग अलग जीएसटी चार्ज करेगा, लग्जरी होगा तो ज्यादा चार्ज करेगा, नेसेसिटी होगा तो कम चार्ज करेगा, क्योंकि तो कंज्यूमर को तो गवर्नमेंट पागल नहीं बना सकते ना। जो डेली नेसेसिटीज है उसमें अगर गवर्नमेंट 28% जीएसटी लगा दे, 18% जीएसटी लगा दे, पागल है, मर जाएगा लोग, ठीक है।
नेसेसिटीज पे उतना नहीं, कुछ एकदम बिल्कुल नेसेसिटीज जो है उसमें तो जीएसटी है ही नहीं। जैसे आप सुबह उठ के जो सब्जी मार्केट में जाते हो, ग्रोसरी दुकान में जो खुला प्रोडक्ट खरीदते हो, खुला मतलब नॉर्मल जो ठोंगा में लेके लाते हो, ठोंगा समझते हो से बंगाली में हम लोग ठोंगा बोलते हैं, ऐसे ही ऑर्डिनरी लेवल में दे देते हैं, दादा 1 किलो चीनी, उसमें जीएसटी थोड़ी ना लगाते हैं। लेकिन आप पैकेजिंग वाला लोगे, ब्रांडेड वाला लोगे, उसमें जीएसटी है। ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट में चावल ले लो, दाल ले लो, उसमें जीएसटी नहीं है सर। ठीक है, लेकिन अगर पैकेजिंग वाला बिग बाजार से उठा के लाओगे, बिग बास्केट से लोगे, तो जीएसटी तो देना पड़ेगा। मिठाई में भी सेम टू सेम, नॉर्मल मिठाई दुकान से मिठाई लोगे, नो जीएसटी, लेकिन जैसे ही आप पैकिंग करके मंगवाओगे ना, ब्रांड लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। आप जोमेटो से कभी स्वीट ऑर्डर करो, जीएसटी लगा के, दुकान में जाके स्वीट लेके आओ, नो जीएसटी। देखा कभी आप लोग? यस सर, पर घर पे पहुंचा के भी तो जा रहा है, व्हीकल चार्ज, सर्विसिंग सब तो लेगा। सर वो तो सर्विस का जीएसटी ले रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर्विस का ले रहा है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, जब जब अनपैकिंग हालत में है उसमें जीएसटी नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही वो पैकिंग हो जाता है, ब्रांडिंग हो जाता है, वो सर्विस के अंदर आ जाता है, उसमें जीएसटी लग जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। तो पहले तो बैठने का भी चार्ज लेता था, मतलब गुड़गांव में ओम सूट्स वगैरह में भी अब इतने देर बैठे टाइमिंग लिख के दे देगा, अब इतने देर बैठे उसका सर्विस चार्ज। हाँ वो सर्विस टैक्स तो लेगा पहले तो वो उसमें वही प्रॉब्लम था सर। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता था, सर्विस टैक्स का अलग डिपार्टमेंट, वैट का अलग डिपार्टमेंट, तो अलग अलग चार्जेस होके चीज़ों का दाम महंगा हो रहा था प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा मुश्किल था ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, जो जीएसटी में बहुत बहुत कोशिश करके कम किया गया। ठीक है, अभी भी जीएसटी में भी अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे देखो ना, पेट्रोल डीजल का बात मैं पहले भी आपके साथ किया। ठीक है, उसको कोशिश कर रहा है, वो जीएसटी परव्यू में है, पेट्रोल डीजल जीएसटी परव्यू के अंदर है सर। ठीक है, लेकिन उसको नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से स्टेट को लॉस है सर, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिक्कत इसलिए है कि जो थोड़ा सा मैं आपको बोला ना, जिसका हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, ठीक है, जिस जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वो स्टेट को जो कंपेंसेशन देना पड़ता है, वो कंपेंसेशन का पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? पेट्रोल डीजल के टैक्स से आएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाह रहा है और सेंट्रल को भी दिक्कत है। तो सब कुछ मिला के पेट्रोल डीजल अभी अगला 20 साल तो आप भूल ही जाओ। मुझे तो नहीं लगता कि कमिंग 20 ईयर्स में पेट्रोल डीजल में जीएसटी आएगा। ऐसे आने और से बचेगा जब तक, हाँ बचेगा जब तक बचेगा जब तक, मैं समझा नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल रहेगा कि नहीं रहेगा? पेट्रोल डीजल। हाँ नहीं रहेगा, रहेगा अगला और 150 ईयर्स, 50 to 80 ईयर्स तो कम से कम चलेगा सर। अभी नया नया और भी पेट्रोल डीजल का जगह बन रहा है ना। बेसिकली जैसे मानो कि अफ्रीकन नेशंस में अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर किसके पास है जानते हो? वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के पास है। हाँ वेनेजुएला के पास है, और एक कंट्री है अफ्रीका में, उसका नाम, उसका भी हालत बहुत खराब है, पानी नहीं है वहाँ पर। मैं बताया था क्लास में, क्या नाम है उसका? कतर। अरे उसका रेस्टोरेंट भी कोलकाता में मैं देखा उस रीजन का। नाम थोड़ा सा, ईरान। नहीं ईरान नहीं, ईरान नहीं, इराक का पास बहुत था, उसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया वो, अभी उसका पास उतना नहीं है, नाम भूल जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में याद आएगा तो बोलूंगा। एयरलिफ्ट मूवी में जो स्टेट बताया उसके पास ना, उसके पास भी है, बट नॉट दैट वन। ये यहाँ पर है, एक सेकंड रुको बताता। लेबानन के पास भी अच्छा खासा सुन रहा था मैं। ठीक है, और वेनेजुएला के पास तो है ही, वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके पास भी है, लीबिया के पास भी है। तो नया नया न्यू और भी आ रहा है। अब देखना ही है कि दुनिया, मतलब मेरे हिसाब से सर, अगर हम लोगों को कोई दूसरा सोर्स मिल जाए ना जो नेचर को खराब ना करे। ठीक है, ये पेट्रोल डीजल से जितना पोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, अगर वो हट जाए ना, पोल्यूशन कम हो जाएगा तो दुनिया बच जाएगा। ठीक है, ये स्पीड के चक्कर में मुश्किल बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए सर। ये फॉसिल फ्यूल इज नॉट गुड, फॉसिल फ्यूल बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, चलो परिवेश का क्लास नहीं है। अच्छा तो आपने ये चीज़ तो देख लिया कि किस तरह से जीएसटी और वैट के अंदर वैल्यूएशन में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यूएशन में। ये बस एक आइडिया है आपको। डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है सर, मैं आपको आगे बताऊंगा आज। डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर जीएसटी। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अलाउड। अगर सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसको डिडक्शंस दिया जाता है ट्रांजैक्शंस वैल्यू पे। लेकिन अगर डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई विल बी अलाउड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सर ये खेल थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं डिटेल्स बातचीत के लिए,
हम लोग नोट्स के अंदर चलते हैं, जो डिटेल्स नोट्स है उसके अंदर चलते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा मैं आपको पहले ही बोल दिया, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। गड़बड़ी करने से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक बातें पहले कर लूँ। सर पहला बात, जीएसटी इज पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना सर। जब बिजनेस होगा उसमें जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होगा, बदले में जो कंसिडरेशन दिया जाएगा उसके वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, सिंपल बात है। On certain supplies made without a consideration as specified in Schedule 1 of the CGST Act, कुछ consideration मतलब without consideration भी होता है, उसको भी जीएसटी के अंदर देखा जाता है। ये जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी इज एन एड वैलोरम मतलब एडिशन होके होता है। इट इज लेवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स or services. It becomes important to know how to arrive at the value of on which tax is to be paid. मैं आपको अभी दिखाया। Provisions relating to the value of supply set out the mechanism to compute such values basis which CGST, SGST और UTGST। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में ये लगता है, आप लोगों को पता है, CGST भी इंट्रास्टेट में ही लगता है, और IGST लग जाता है जब इंटरस्टेट होता है, मतलब स्टेट का चेंजेस हो जाए सप्लाई में तो उसमें IGST लगेगा, और अगर सेम स्टेट के अंदर हो रहा है या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो CGST, SGST या फिर SGST, UTGST दोनों में से कोई भी दो चार्ज होगा, ठीक है, तीनों में से कोई भी दो। सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है इसके बारे में सेक्शन 15 में बात किया गया, ठीक है, या आपको कुछ सेक्शन जानना जरूरी है सर। तो सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट supplemented with rules under chapter 4 determination of value of supply of CGST rules prescribe the provisions for determining the value of supply of goods and services. There are common provisions for determining the value of supply of goods and services, जिसमें subsection 1 of section 15 provides the mechanism for determining the value of a supply which is made between unrelated person. नॉर्मल बात है, रिलेशन कुछ नहीं है, तो फिर रिलेशन कब हो जाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ। And when price and only the price is the sole consideration for the supply, when value cannot be determined under section 15 subsection 1, as also in certain specific cases the same is determined using chapter 4 determination of value of supply on CGST rules, ठीक है। तो वैल्यू नॉर्मली डिटरमाइन होता है सर प्राइस पे, ये बात तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन जब प्राइस से नहीं होता तब उसका अलग देखा जाता है, प्राइस छोड़ के और क्या देखेंगे आगे आगे बताते हैं आपको। अच्छा, इस वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। ऐसे हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइन आता है, ठीक है, और वो वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि एजेंट, एजेंट मतलब पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर। फैक्टर कौन है जानते हो? ये बैंक बिजनेस में लगता है सर। जो लोग फाइनेंस पढ़े हो, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले पढ़े हो, उसमें फैक्टर के बारे में बात किया जाता है, या फिर बाद में पढ़ोगे तो बाद में बताएंगे। ऐसे फैक्टर एक बड़ा ही मतलब बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में, अगर जैसे बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं ना सर, तो बैंक का लोन अगर रीपे कोई नहीं कर रहा है तो बैंक के पास एक टीम होता है, टीम नहीं बोलूँगा, बेसिकली बैंक क्या करते हैं कि उसका बहुत दिनों से कुछ लोन मार्केट में पड़ा हुआ है और बैंक उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहे, मतलब बैंक उनसे विड्रॉल नहीं बोलेंगे, बैंक उसे उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बैंक फैक्टरिंग सर्विस जो देते हैं ना उनके पास जाते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि भाई मेरा मार्केट में इतना लोन है, मानो कि SBI का मार्केट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? एनपीए ना? हाँ एनपीए एनपी ऑब्वियसली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो तो बोल रहा है, ठीक है। 1 करोड़ लोन पड़ा हुआ है मतलब क्या? एनपीए। अब ऐसे बहुत सारे लोन मार्केट में बैंक का होता है, तो बैंक उसको, बहुत आवाज हो रहा है रे सुमित, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, किस चीज का? না তো নয়েজ তো হচ্ছে না। যখনই তুই আনমিউট করছিস খুব একটা আওয়াজ হচ্ছে। हाँ एनपीए, তুই যেটা বললি ওটাই, कि अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा एनपीए हो गया है, मतलब मार्केट में इसका बहुत ज्यादा लोन रिपे करना बाकी है, बैंक को वापस करना बाकी है, बैंक फैक्टर के पास जाते हैं, और वो फैक्टर क्या करता है, बैंक को बोलते हैं ठीक है भाई मैं आपको इतना परसेंटेज उठा के दूंगा, बदले में मेरा कुछ कमीशन रहेगा। तो दे आर लाइक कमीशन एजेंट, ठीक है। अगर 1 करोड़ में से अगर वो 50 लाख भी मार्केट से बैंक को उठा के देता है ना, अब क्या प्रोसेस यूज करेगा? लीगल प्रोसेस ही यूज करेगा, ठीक है। ये मैं नॉर्मली फाइनेंस के क्लास में इसका पूरा नोट्स दिखाता हूँ, क्योंकि इसका फाइनेंस में कैलकुलेशंस करना पड़ता है, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बताया पड़ता है, ठीक है।
तो ये फैक्टर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो नॉर्मली बैंक एक ऐसे एजेंट को बताते हैं कि भाई मेरा लोन मार्केट से मतलब वापस उठाओ और बदले में कमीशन लेके जाओ, ठीक है। ब्रोकर तो आप लोग जानते हो, आजकल स्टॉक मार्केट ब्रोकर तो आप लोगों को सबको पता है, मैं और क्या बोलूँ। कमीशन एजेंट, अरेटिया, डेल क्रेडियर, ये सब एक एक तरह का। डेल क्रेडियर एजेंट एक्स्ट्रा कमीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं लेकिन एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं। डेल क्रेडियर एजेंट जो होते हैं सर, ये आपको पता होगा, ये एक चैप्टर होता है, क्या नाम है उसका, वो अकाउंट्स में, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, वेरी गुड सर, ठीक है। कंसाइनमेंट में डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में नॉर्मली समझा जाता है, उसका अलग कैलकुलेशन होता है कि किस तरह से आप एक्स्ट्रा कमीशन लेके काम करोगे। थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं इसलिए वो एक्स्ट्रा कमीशन में काम करते हैं। ये सब नॉलेज आप लोगों को है। अरेटिया भी नॉर्मल एजेंट ही होता है, जो किसी के बिहाफ में बिजनेस करते हैं उनको अरेटिया बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट और ऑक्शनियर और एनी अदर मार्केंटाइल एजेंट बाई वट एवर नेम कॉल्ड हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। सिंपल बात है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 जीएसटी एक्ट। तो एजेंट कौन है आपको बता देते हैं सर। अच्छा, एजेंट के ऊपर देखो, यहाँ पर जो मैं अभी इतना देर से बोला उसको थोड़ा सा ये लोग क्या बोला, बोल दिया, इसको फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। सेस, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। शैल हैव द सेम मीनिंग जो बेसिकली टैक्स होता है, जीएसटी जैसे होते हैं उसी, कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट एटसेट्रा, एक्स्ट्रा टैक्स सेस बोलते हैं सर, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो ना, हायर एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, ये सब तो आप लोग जानते हो। कंसिडरेशन बदले में समथिंग इन रिटर्न, इसमें मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लॉ में आप लोग सुन सुन के पक चुके होंगे, है ना। कंसिडरेशन क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदो, बदले में आप जो पे करते हो तो वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है। और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा ही फेमस स्लोगन है सर। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। तो बदले में हमेशा कुछ होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। ओके, कंसिडरेशन मतलब ये देखो, कंसिडरेशन क्या हो सकता है। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, ठीक है, बाय रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, मॉनेटरी वैल्यू और एनी एक्ट और फॉरवेरेंस ऑफ सप्लाई। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, डिपॉजिट को भी पेमेंट मान सकते हैं, ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सर, अगर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानते। मैं आपको इसका एग्जांपल में बताऊंगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है ना तो उसको वैल्यू नहीं मानेंगे, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ पर्सन कौन है, इसके बारे में और क्या बात करना सर, इनकम टैक्स में पढ़ पढ़ के थक चुके हो, ठीक है। अच्छा, मनी क्या है सर, मनी बहुत सारा हो सकता है। मनी मतलब इंडियन लीगल टेंडर हो सकता है, जैसे कि जो पैसा हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉरेन करेंसी, ऐसे इंडिया में अभी मैक्सिमम 10,000 तक का नोट इशू करने का इंडियन आरबीआई के पास अभी परमिशन है। मतलब आरबीआई अगर कभी चाहे तो 10,000 का नोट बना सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम अभी राइट है आरबीआई के लॉ के अंदर, बैंकिंग लॉ के अंदर। बाकी आप लोगों को पता है 500, 1000, 2000, इस बार 2000 लाया था। आजकल 2000 का नोट दिख नहीं रहा है, बहुत कम कर दिया, बहुत जाल निकल रहा है बोल रहा है सब कोई। और ऐसे भी डिजिटल हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा सर, धीरे धीरे ये कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगा। और होना भी चाहिए, डेवलप होना है तो कैशलेस तो करना ही है ना। ये पत्ती जो पेपर का जो नोट्स है ना, वो नोट चला जाएगा धीरे धीरे। इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, सब तरह का जो भी है वो सबके मनी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो ये, और मैं क्या बताऊं सर, इसमें ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी पढ़ा जाता है बहुत सारी चीजें। तो ये आप लोगों को डेफिनेशंस में एक बार देख लेना चाहिए। बेसिकली करेंसी जो न्यूमरिस्टिक वैल्यू के साथ है, जो वो मनी नहीं है, मतलब जिसका पुराना कोई पैसा, ठीक है। अब प्लीज मैटर को देखो, कोई ओल्ड मनी जिसका न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, मतलब जो बेसिकली एंटिक हो गया है, ठीक है, उसको मनी नहीं मानेंगे। मतलब अगर किसी के पास भारत का बहुत पुराना पैसा है, ठीक है, भारत का ही पैसा है बट वो भी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू में आ गया या फिर एंटिक हो गया, तो उसको मनी नहीं मानेंगे, ठीक है, बिकॉज वो लीगल टेंडर है नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना चाहिए, ठीक है सर। तो ये, अच्छा यहाँ पर रिलेटिव्स का पॉइंट था, गायब हो गया क्या, रिलेटिव्स रिलेटिव्स रिलेटिव्स, अच्छा आगे देखता हूँ अगर आगे होगा। मतलब यहाँ पर बार बार अनरिलेटेड पार्टी का बात चल रहा है ना सर, तो फिर रिलेटेड पार्टी क्या है वो तो देख लेना चाहिए ना। तो वही मैं एक बार देख रहा हूँ कि रिलेटेड पार्टी किसको बोलेंगे, वो मुझे आपको बताना चाहिए। रिलेटेड पर्सन दिख गया सर, ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 15 का ही पूरा चर्चा है।
The CGST law has different provisions for determining the value of supply of goods and service in the following situations. Supply is made solely for the price in money, monetary consideration to unrelated person, जो subsection 1 of section 15 में बोला है. इसीलिए money क्या है, related party मतलब unrelated persons क्या है, ये आपको जानना है. Supply is made solely for non-monetary consideration और part monetary consideration, part non-monetary, मतलब कुछ monetary में, कुछ non-monetary में, और involving additional consideration or to related persons or for specific class of supply. Subsection 4 and 5 of section 15 read with chapter 4 determination of value of supply of CGST rule. अगर related party में होना तो उसका valuation अलग से ऐसे मतलब assessing officer को देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है सर, ठीक है. अ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कवर्स वेरियस सिचुएशन ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी, ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन हैज बीन प्रेजेंटेड इन डायग्राम. चलो देखते हैं कि किसको हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहते हैं. बिजनेसमैन कई बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करके दाम को कम ज्यादा करते हैं, ठीक है. तो इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अलग वैल्यूएशंस के बारे में बात किया जाता है. अदरवाइज अगर अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो प्राइस जो है उसी को मेनली माना जाएगा. अब देखना ये पड़ता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है. इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, मतलब एक दूसरे के बिजनेस का या ऑफिसर्स है या डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके बीच में बिजनेस कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. सेक्शन 15 आपको बताते हैं. सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, मतलब वो दोनों बिजनेस का पार्टनर है, लीगल पार्टनर है, ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन है उनका, ठीक है, तो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब उसी के बिजनेस का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, रिलेटेड पार्टी. A third person controls directly or indirectly or own, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं तो किसी के थ्रू से, ठीक है. ये थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ओन और होल्ड्स ग्रेटर देन 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और शेयर बोथ ऑफ देम, मतलब किसी का अगर किसी के कंपनी में 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स या 25% से ज्यादा शेयर्स का होल्डिंग है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर आ सकता है. वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करता है, या तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है. तो ऐसे कोई भी जिनके बीच में ट्रांजैक्शंस अगर होगा तो इनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बोलेंगे. थर्ड पर्सन अगर कोई है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या एक दूसरे को कंट्रोल करता है बिजनेस को. सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल ए थर्ड पर्सन, मतलब किसी भी तरह का कनेक्शन चाहे वो एक व्यक्ति के साथ हो कोई तीसरा व्यक्ति के साथ हो तो रिलेटेड पार्टी कंट्रोलिंग है एक दूसरे के साथ. सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, रिलेटेड पार्टी. वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर, मतलब एक ही मात्र एजेंट है, एक ही मात्र डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है. अगर इस तरह का रिलेशन में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इनको क्या बोलेंगे सर, इनको हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे. और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस यही है कि उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का अगर कुछ भी उसमें गलती दिखे तो उसको वैल्यूएशन करने का अलग प्रेशर आ जाता है असेसिंग ऑफिसर में, ठीक है, तो वो अलग बात. लेकिन नॉर्मल वैल्यूएशन पहले देखते हैं फिर रिलेटेड पार्टी का वैल्यूएशन को देखेंगे सर. तो सप्लाइज टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड. जब बात अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हो तो प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन सर, ठीक है. अब ट्रांजैक्शंस वैल्यू क्या है सर, मैं आपको जैसे कि जिस चीज में दाम ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेन देन जिस दाम पे हो रहा है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, तो सर इसमें क्या बड़ी बात है सर, इसमें बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कभी कभार कमीशन आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, उसका क्या खेल है वो पहले जान लो. तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज मेड बिटवीन टू पर्सन्स, सी डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स, हम लोगों ने पर्सन्स का पूरा लिस्ट आगे देके रखा है सर, आप लोग एक बार जरूर देखें, जैसे आप लोग इनकम टैक्स में देखे हो वैसा ही पर्सन का लिस्ट है. हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे कि रिलेटेड पार्टी भी आप लोगों ने देखा कि किसको किसको रिलेटेड बोलेंगे, ठीक है. रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन एक बार जरूर देखें. प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो सी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई. अब कंसिडरेशन क्या है ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हो, ठीक है, और बहुत सारे लॉ में पढ़ते रहते हो सर, ठीक है. तो मैं और कंसिडरेशन के बारे में क्या बोलूं सर, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू. नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन होगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होगा एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा. अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ट्रांजैक्शंस वैल्यू व्हिच इज एप्लीकेबल between unrelated person where price is the sole consideration for the supply is price actually paid. कौन सा प्राइस, जो प्राइस एक्चुअली पे कर रहे हो या पे करोगे, paid or payable for the said supply of goods or service or
बोथ, या तो गुड्स होगा या तो गुड्स और सर्विस बोथ होगा। सर इसका ना एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। सर this is the price for specific supply that is being valued. It includes the amount already paid at the time of supply is being valued for tax, as well as the amount payable and not yet paid at the time. The word payable refers to the price that is agreed to be paid. Payable मतलब जो एग्री हुआ है कि भाई पे करेंगे, लेकिन अभी तक पे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी वैल्यूएशन में काउंट कर देंगे। तो होलसेल प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7000, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 7000 में बेचते हैं। प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर वाई 6700, तो वैल्यू क्या मानेंगे, 7000 की 6700? हाँ सर 6700 तो because Yes, unrelated sir. customer है। Yes, sir. That is the sole consideration. The value of supply made by X Limited to Y is the 6700, which is the price actually paid or payable and not the wholesale price. ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। सिंपल एग्जांपल है, एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि किस दाम को वैल्यूएशन में लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल था। अब आगे आगे और थोड़ा लेवल अप करते हैं, चलो। The value of taxable supply of goods or service, चाहे goods का value हो या service का value हो, shall ordinarily be the transactions value, which is the price paid or payable when the parties are not related and price is the sole consideration. Section 15 of CGST Act further elaborates various inclusion and exclusion from the ambit of transactions value. There are some extra points जिसमें आपको ये पता चलेगा कि transactions value पे क्या include होता है और transactions value पे क्या exclude होता है। For example, the transaction value shall not include the discount allowed subject to certain condition. कुछ discount होता है सर जिसको transactions value पे include नहीं किया जाता, लेकिन कुछ discount है जिसको अलाउ कर मतलब इंक्लूड किया जाता है। तो सर्टेन कंडीशंस है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो पहले देखते हैं सर इंक्लूजन इन वैल्यू, ठीक है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ओके सर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 को देखो सर, जो वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शंस वैल्यू में क्या इंक्लूड हो सकता है इसका डिटेल्स आपको बताएं, ठीक है। तो क्या निकल के आता है, देखो, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर एनुमरेटेड। क्या क्या आ सकता है, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस। अदर देन जब वैल्यूएशन करेंगे तो जीएसटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, जीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी नहीं आएगा, एसजीएसटी नहीं आएगा, यूटीजीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी तरह का जीएसटी नहीं आएगा इफ चार्ज सेपरेटली, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन सेस के केस में अगर वो सेपरेटली चार्ज करता है तो वो भी नहीं आएगा। तो पॉइंट क्या है, आप टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस अदर देन सीजीएसटी वगैरह नहीं आएगा, बाकी नॉर्मल ड्यूटी वगैरह आ सकता है। पेमेंट टू थर्ड पार्टी, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको अभी, रुको। पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, any amount that a supplier is liable to pay in relation to supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not already included in the price, वो आ जाएगा इंक्लूजन में। इन्सिडेंटल एक्सपेंस जैसे कि कमीशन आ सकता है, पैकिंग आ सकता है, मैं पहले भी बोला, चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ ए सप्लाई आ सकता है। एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई, अगर किसी भी तरह का कुछ भी मतलब अमाउंट चार्ज किया उसको भी वैल्यूएशन में काउंट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आप देरी करके कोई पेमेंट कर रहा है, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो, लेट फी ले रहे हो, पेनल्टी ले रहे हो, उसको वैल्यूएशन में इंक्लूड करना है। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अगर है अदर देन सब्सिडीज बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे रहे तो उसको इंक्लूड मत करो वैल्यूएशन के अंदर, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के कोई और देता है तो उसको वैल्यूएशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एग्जांपल बताते हैं, रुको ना, पहले थोड़ा सेक्शन देख लेते हैं ना, प्रोविजंस, फिर आपको एग्जांपल बताएंगे। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। ऐसे कंपनसेशन सेस क्या होता है मैं आपको पहले ही बताया, any taxes, duties, sales, fees, charges levied under any law for the time being in force except CGST Act, SGST Act, UTGST Act or GST Compensation Cess Act if charged separately by the supplier are includable in the value of supply. In case of interstate sale liable to IGST, the value of supply will include taxes other than IGST and GST compensation cess in terms of third provision to section 20 of the IGST Act. ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना है अगर, क्योंकि वो सेपरेटली चार्ज करते हैं सेस को। अच्छा, effect of all the taxes, duties, etc., which are not subsumed in GST from part of the taxable value of the purpose of levying GST. For instances,
if supplier of goods pays municipal tax, if supplier of goods pays municipal tax in relation to the goods being supplied and charge the same separately, such tax will form part of the value of supply. अब आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, सर इतना सारा इंक्लूड होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वेट कर जाओ सर, मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आपके पूरा दिमाग में घुस जाएगा कि क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है सर, देखो सर, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज by the recipient on behalf of the supplier in relation to the supply, payment made to third parties by the recipient on behalf of supplier in relation to the supply, जिसको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में बोला गया है। सर क्या खेल है, पहले खेल को समझो फिर एग्जांपल देखते हैं। ये सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस, एक सप्लायर को बहुत सारा खर्चा करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू मेक ए पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द नॉर्मल कोर्स। he would pay these amounts and they would form part of the price that he charges from the customer, है ना, जो भी वो खर्चा करेगा वो कस्टमर से ही लेगा, बिकॉज कस्टमर कौन है, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। However, even if the customer makes direct payment of such some of such liabilities of the supplier to the third parties and the supplier does not include this amount in his bill, लेकिन अगर सप्लायर ने उसका बिल के अंदर नहीं दिखाया, it would still form part of the value of supply। सर ये क्या खेल बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूँ। A point to note here is that amount paid by the recipient to the third parties will be added to the value under this clause only when supplier is under contractual liability to make payment to such third parties and he said payment is in relation to such supply। तो इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी का क्या खेल है आपको अभी समझ में आ जाएगा। पानी का पानी दूध का दूध समझ में आ जाएगा। देखो दूध का दूध पानी का पानी को एक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सर एक बिजनेस है जिसका नाम है ग्रैंड बीज। सर ये क्या करते हैं, सर ये बेसिकली वो क्या बोलते हैं सर, इवेंट मैनेजमेंट होता है ना सर, आप लोग जानते हो इवेंट मैनेजमेंट, जानते हो सर? मेरा कोई स्टूडेंट है सर, करते हैं, कोलकाता में बड़ा पॉपुलर है सर। कोलकाता में कोई भी बिग सिटीज में इवेंट मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग, आजकल बहुत लोग कर भी रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो ग्रैंड ब्रीज एक ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ, एबीसी कंपनी के साथ, टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट। डीलर्स मीट मतलब समझ रहे हो, बिजनेसमैन का एक डीलर्स का मीटिंग है, तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट को मौका मिला है जिसका नाम है ग्रैंड ब्रीज। इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड ब्रीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स, वो कुछ अलग अलग वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, टू डिलीवर, जिसमें देखो सर डीलर्स मीट होगा तो बहुत सारी चीजें सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ग्रैंड बीज के पास थोड़ी ना इतना सारा कुछ है, वो तो बस मीडिएटर है, ठीक है। तो गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, जैसे कि पानी चाहिए, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, ऑडियो सिस्टम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, कैटरिंग चाहिए, फ्लावर्स एटसेट्रा चाहिए सजाने के लिए, है ना, एट द वेन्यू ऑन दी स्टिपुलेटेड डेट्स एट द स्टिपुलेटेड प्राइस, उसी दिन पे उसी पर्टिकुलर दाम पे। Now Grant Base is liable to make these payments as contracted, है ना सर। तो ग्रैंड बेस कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कॉन्डक्ट डीलर्स मीट। तो बेसिकली अच्छा यहाँ पर एबीसी कंपनी जो है उसको डीलर्स मीट को कॉन्डक्ट करना है, तो ग्रैंड बीज ने एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सॉरी मैं यहाँ पर तो कौन हो गया सर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कौन बना रहा है, ग्रैंड बीज बना रहा है कि एबीसी कर रहा है? इवेंट मैनेजर कौन बना? एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी, सॉरी सर, ठीक है मैं गलत बोल दिया था, ठीक है। तो अभी ग्रैंड बीज क्या है सर, ग्रैंड बीज बेसिकली ये सारा का सारा सर्विस एबीसी से लेगा, ठीक है, एबीसी से लेगा। तो ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद, अब इसको करने के लिए ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट किया वेंडर के साथ टू डिलीवर गुड सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी। अब इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर है उसका मानना है कि भाई हम तो पेमेंट डिलीवरी देंगे और पेमेंट लेंगे, ठीक है, वो मेन बिल कब होगा उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। अब एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स वेंडर। अब एबीसी कंपनी जो बेसिकली इसको देख रहा था वो क्या किया, वो एग्री कर गया, बिल भी रेज किया। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स वेंडर ऑन ग्रैंड बेस ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे ही उसका क्रेट्स मिला उसने पेमेंट कर दिया। द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बेस, इसका बिल ग्रैंड बेस ने नहीं बनाया, ठीक है, इसका बिल जो है वो ग्रैंड बीज ने अभी तक नहीं बनाया टू एबीसी कंपनी को। However, it would be added to the value of supply, मतलब बाकी सर्विसेज तो है, मतलब अगर सॉफ्ट ड्रिंक वाले को छोड़ के बाकी वाटर, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर सबका एक साथ पेमेंट होगा, जो ग्रैंड बीज लायबल है पेमेंट करने के लिए एबीसी को,
है ना। लेकिन इसमें सॉफ्ट ड्रिंक क्या बोला कि भाई मैं अलग से पेमेंट ले लूंगा, तो इसका पेमेंट एबीसी कंपनी कर दिया, किसको, सॉफ्ट ड्रिंक वाले को, और ग्रैंड विज ने इसका बिल भी नहीं रेज किया, द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड विज टू एबीसी कंपनी, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, भले ही उसका बिल अलग से बन दिया या पेमेंट कर दिया, लेकिन ये बिल के अंदर वैल्यू ऐड होना चाहिए बाय ग्रैंड विज टू एबीसी कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट इस वैल्यूएशन को मतलब क्या करते हैं ना, बहुत लोग अलग पेमेंट करके बोलते कि भी इसका ये अलग है, लेकिन भाई अगर उसमें सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई हुआ है तो फिर उसका वैल्यूएशन आपके सर्विस के अंदर होना चाहिए, सिंपल बात है। तो वो वैल्यूएशन जीएसटी डिपार्टमेंट क्यों छोड़ेगा, आप समझ रहे हो। थर्ड पार्टी पेमेंट, बोलो सर, ये थर्ड पार्टी पेमेंट समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर बीच में कोई डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, जैसे कि एबीसी कंपनी डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, किसको, सॉफ्ट ड्रिंक वाले को, अब डायरेक्ट पेमेंट कर दी है लेकिन मेन बिल में ऐड नहीं हुआ, तो उसको ऐड करना चाहिए। कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है भाई इसको ऐड करो। तो बेसिक पॉइंट क्या है, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। बोलो सर, ये समझ में कुछ आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, सबको पूछ रहा हूं मैं। बोलो सर, किसी को कोई डाउट है, क्या ये बिजनेस एग्जांपल समझ में आया कि क्यों हाँ सर। इस सॉफ्ट ड्रिंक का जो बिल है वो मेन बिल के अंदर आना चाहिए, भले ही आप उसका पेमेंट डायरेक्ट कर देते हो, ये बोल के आप मेन वैल्यू को कम नहीं कर सकते, सिंपल बात है। तो गवर्नमेंट उसको ऐड करेगा, भले ही डायरेक्ट पेमेंट क्यों ना हो जाए, बिकॉज वो इस पूरा इवेंट का पार्ट है। पूरा इवेंट में जो भी सर्विस और गुड्स दिया जा रहा है उसमें वाटर भी है, सॉफ्ट ड्रिंक भी है, ऑडियो सिस्टम भी है, प्रोजेक्टर भी है, कैटरिंग भी है, फ्लावर भी है। भले ही आप थर्ड पार्टी को अलग से पेमेंट कर देते हो क्योंकि उसने बोला था, उसका बिल मेन बिल के अंदर रेज भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी उसको आपको मेन वैल्यूएशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा वैल्यूएशन में वो भी आएगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते, सिंपल बात है। इसी तरह से आपको एक एक चीज को समझना है। जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मैं आपको पहले ही बोला इंसिडेंटल एक्सपेंस के बारे में, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ये बेसिकली इंसिडेंटल एक्सपेंस का सेक्शन है। इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब जब आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जब किसी भी तरह का सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब जुड़ा हुआ एक्सपेंस आता है, इसमें कमीशन आ सकता है, पैकिंग आ सकता है, चार्ज बाय सप्लायर और एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर सर्विस रिलेटेड, सप्लाई रिलेटेड कुछ भी करे इन रिलेशन टू सप्लाई एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स डिलीवरी करने से पहले अगर सप्लायर को कुछ भी खर्चा करना पड़ रहा है, इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्विसेज ऑफ गुड्स और सप्लाई, उसको भी वैल्यू एडेड करना चाहिए। जिसमें देखो कमीशन, दिस मे बी पेड टू एन एजेंट, है ना, सप्लाई करने के लिए आप एजेंट को कुछ चार्ज दे रहे हो, एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स। कमीशन आप एजेंट को दे रहे हो लेकिन इसका दाम आपको गुड्स के अंदर बायर से ले रहे हो। This is the part of the value of supply. Packing charges, if charged by the supplier to the recipient, is similarly part of the value of the supply. Inspection or certificate charges is another element that will be added to the value. अगर किसी भी तरह का inspection charges या certification charges है तो उसको भी बिल के अंदर ऐड करना चाहिए। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस, अगर कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए आते हैं ना गुड्स में, ठीक है, तो उसका भी चार्जेस होगा, तो उसको भी वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करो, बिकॉज आप चार्ज कर रहे हो ना कस्टमर से, तो कस्टमर से जो भी कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो वो आपका वैल्यू है। आप इसी तरह से अलग अलग वैल्यू बोल के, हाँ मतलब देखो सर, एक बिजनेस जब कोई करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब देता है, तो उसमें कमीशन भी आता है, उसमें पैकिंग भी आता है, उसमें इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्जेस भी आता है, उसमें इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस भी आता है, ठीक है। ये सभी चार्जेस आप किससे लेते हो, कस्टमर से लेते हो। जैसे घर में, अगर आपके घर में एक्वागार्ड या वाटर प्यूरिफायर बैठ रहा है, ठीक है, तो वाटर प्यूरिफायर नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू से करवाते हैं कि भाई आप उसके कस्टमर के घर में इंस्टॉल कर दो, बदले में आपको कमीशन देंगे। एक पैकेजिंग चार्जेस होता है, जो किसी पैकेज जो पैकेजिंग करते हो उनसे, उनको करवाते हो, उनको पेमेंट देते हो। आप वाटर प्यूरिफायर का सर्टिफिकेशन या इंस्पेक्शन करवाते हो, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन चार्जेस देते हो, वो भी आप कस्टमर से लेते हो। आप इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग चार्जेस करवाते हो, लेते हो, वो भी आप कस्टमर से लेते हो। तो जो भी आपका चार्जेस है, टोटल कंसिडरेशन है, ठीक है, प्राइस कंसिडरेशन है, जो कस्टमर से आप चार्ज करते हो, उसमें सभी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है बोल के, है ना। तो ये सब चीज एज ए जीएसटी ऑफिसर, एज ए असेसिंग ऑफिसर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, दुकानदार तो चाहेगा ना कि कैसे भी करके किसी को आउट कर दे, ठीक है।
वेट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ठीक है, वेपन चार्जेस, जैसे कि वो मार्केट में कांटा होता है ना ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस एक्सेट्रा इनकर्ड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई will be added to the value if billed to the recipient of supply। अगर ये recipient of supply को बिल दिया जा रहा है, अगर लोडिंग डिजाइनिंग चार्जेस भी उसके अंदर इंक्लूड है तो उसे भी वैल्यूएशन के अंदर लेना पड़ेगा। सिंपल बात है, ठीक है। वैल्यूएशन में क्या आते हैं इसी का लिस्ट पढ़ रहे हैं सर। आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर है वो भी, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है सर। अगर आप डिलेड पेमेंट किसी से ले रहे हो, ठीक है, आप कौन हो, आप सप्लायर हो, आप किसी से डिलेड पेमेंट ले रहे हो, द वैल्यू फॉर ए सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस बट आल्सो द चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट। द सप्लाई प्राइस इज 2000 इज मेड। एक 2000 का सर्विस आपने दिया, ध्यान से सुनना सर, एक 2000 का सप्लाई आपने दिया जिसमें आपने क्रेडिट पीरियड दिया 1 मंथ फॉर पेमेंट। आपने बोला कि भाई 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दो, उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम करके आप चार्ज करने का बात किए। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स। पेमेंट रिसीव हुआ लेकिन 2 महीने बाद, तो क्या बोलते हो 12% चार्ज होगा कि नहीं होगा? 12% पर एनम है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 1% पर मंथ करके, ठीक है, 12% पर एनम 1% पर मंथ, सिंपल है। तो अगर आप 2 मंथ्स में देरी करके पेमेंट करते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम करके चार्ज हो जाएगा और जिसमें आपका 1% पर मंथ करके आपको देना पड़ेगा। किसमें? ऑन 2000 पे। तो फिर अगर 12%, 2000 का 12% कितना हो जाता है सर? अच्छा, 1% कितना होता है वो तो बताओ। 2000 का 1% कितना होता है? 20 240 12%। 240 12%, मतलब 240 डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना होता है? 20, है ना। तो 2000 फॉर 1 मंथ हाँ। आफ्टर फ्री क्रेडिट, है ना। 1 मंथ के लिए 1 महीने का फ्री क्रेडिट था, लेकिन उसके बाद 1 मंथ और चला गया तो 20 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पे आपको मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपको वैल्यू एडिशन में आना चाहिए। दस द वैल्यू ऑफ सप्लाई वर्क आउट टू बी 2020। अब और 2000 नहीं रहेगा, 2020 हो जाएगा, एज्यूमिंग द इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है इसमें जीएसटी चार्ज, मतलब ये इंटरेस्ट रेट के अंदर जीएसटी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यूएशन जो है वो 2020 होगा, इसमें इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट के लिए अलग जीएसटी नहीं है, ठीक है। मतलब 20 का इंटरेस्ट ले रहे तो फिर उस पर जीएसटी लगाएंगे, ऐसा नहीं, वैल्यूएशन पे आएगा, टोटल वैल्यू पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यूएशन में लेंगे, उसके बाद जितना वैल्यू होगा, 18% है तो 18%, 5% है तो 5%, वो टोटल वैल्यू के अंदर रहेंगे। इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंटरेस्ट में जीएसटी मतलब नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। तरह से आपको समझ में आ गया, नॉट जस्ट इंटरेस्ट, लेट फी हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है। Such amount is received by the supplier. Further, since such charges are in addition in the value of supply, same rate of tax as applicable on the main supply of goods service are applicable on such charges as well. सब्सिडी, मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ सब्सिडी सब्सिडी चिल्ला के जा रहा हूँ, ये सब्सिडी का क्या खेल है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई को देखो, समझ में आएगा सब्सिडी क्या है, ठीक है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, ये आपको सब्सिडी सिखाते हैं। सर सब्सिडी में क्या होगा, ध्यान से देखा सर। सर सेलिंग प्राइस ऑफ ए नोटबुक, सर आप लोग नोटबुक यूज करते हो ना, ये आईटीसी वगैरह का, आईटीसी है, बहुत सारे और भी है, पायनियर है। हाँ नॉर्मली 50 रुपया तो दाम हो ही जाता है, आजकल पेपर का बहुत दाम है ना। 50 रुपीज का तो किताब आ ही जाता है। फॉर नोटबुक्स सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट। हाँ हाँ बोलो बोलो। 30 का चीज होता है, 20 रुपए एक्स्ट्रा चढ़ा देते हो आईटीसी के चलते। हाँ सर। वो तो है क्वालिटी कोई के तो चलते। हमें 30 में मिल जाता है। पेपर सर पेपर 120 में मिलता है इसका नॉर्मल कॉपी मेरे पास है जो इतना महंगा। 120 हाँ एक सर पे मेरे एक पास एक कॉपी का दाम। एक थोड़ा कॉपी है, ज्यादा मोटा भी नहीं है। कितना पेज है? पता नहीं है, इसमें लिखा नहीं रहता, पता नहीं ये लोग क्या है। तो कॉलेज स्ट्रीट में सर केजी के हिसाब से लेके आ जाना, अगर स्टाइल नहीं दिखाना है किसी को, ठीक है। हाँ। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। कॉलेज स्ट्रीट में, सूर्य सेन स्ट्रीट में केजी के हिसाब से मिलता है, आप लोग जानते हो सब कोई, जानना तो चाहिए सर सब आप वही लोग। तो खाना। हाँ सर वो पता है, हाँ बोइटक बोइटक खाना, लिए यस, थे एक बार। ठीक है। सूर्य सेन स्ट्रीट में चले जाओ, बोइटक केजी खाना में में बिकता है। केजी में बिकता है, सॉलिड कॉपी मिलता है, हेलो ठीक है। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोल गूगल बोल सर।
এসব ভুলভাল বুদ্ধি দিচ্ছ মানুষকে। ভুলভাল বুদ্ধি কি আছে? अगर किसी को सस्ता তাহলে में আইটি बेचना ফি है কি तो তাহলে আইটি ফি কি করে মানে চলবে? আমরা ডিভিডেন্ড পাবো কি করে? किसी का किसी के लिए रुकता नहीं है किसी का किसी के लिए रुकता नहीं रे बाबा, तुम चुप रहो। আরে তুমি ওনার হিসেবে দেখো, একখানা কপি বেচলেও আমার কোম্পানি কপি বেচছে। उफ, वो तेरा बात मैं समझ गया रे बाबा। यहाँ पर मैं कंपनी का स्टॉक का सेलर नहीं हूँ, मैं खुद आईटीसी का शेयर होल्डर हूँ। तू चुप रहे यहाँ पे हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव का बात कर रहे हैं, हाँ, हम लोग कॉस्ट खुद का। इफेक्टिव का बात कर रहे हैं, खुद का। ठीक है, जो कॉलेज लाइफ में मैंने भी किया, आजकल नहीं करता, लेकिन एक जमाने में मैंने भी किया। ठीक है, केजी के हिसाब से उठा के लाता और एकदम रैंडम प्रैक्टिस करता, क्योंकि आईटीसी की कॉपी में प्रैक्टिस करना सच में ना बहुत मतलब खराब लगता था, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करके काटने के लिए भी ना मन नहीं करता था कि इसको काटे, इतना महंगा कॉपी है। सस्ता में लेके आओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, साइड में करो, प्रैक्टिस करो, साइड में करो। क्यों फालतू में इतना खर्चा करें आईटीसी के पीछे? जिस जो करेगा करेगा, है सर, कस्टमर है आईटीसी का, वो महंगा कॉपी यूज करने का कस्टमर है, वो खरीदेगा। आप कुछ भी बोलो, मैं कितना भी बोल दूं, वो करेगा। ठीक है इसमें मेरे बोलने से उसका सेल बिल्कुल कम नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। सुमित गुस्सा हो जा रहा है तो? हाँ, अच्छा देखो सर, आगे देखो, ये पेन मेरा कर गया चिंता। एक सेकेंड, कितना देर से तो अच्छा ही चला, अभी आप क्या हो गया इसको? हाँ, चुपचाप रहो भाई। अच्छा देखो, खेल क्या है वो देखो। एक कॉपी का दाम 50 रुपीज है फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अ कंपनी यूजेस इट्स सीएसआर। सर आप लोग कंपनी लॉ के अंदर पढ़े होंगे, या फिर मैं अभी तक नहीं पढ़ा तो बाद में फिर से पढ़ाऊंगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो सर? ये एक कंपनी का एक स्कीम होता है, कंपनी का अपना 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस करके 2% के हिसाब से सीएसआर में खर्चा करना पड़ता है। किसी भी तरह का सीएसआर मतलब जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे कंपनी खर्चा कर सकता है। जैसे मानो रोड बना सकता है, मतलब रोड बना सकता है मतलब लोकल लेवल में बहुत सारे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में दे सकते हैं। ठीक है, टाटा वगैरह तो करते हैं, रोड में भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही एक कंपनी है जो बच्चों के कॉपी में सब्सिडी दिया। ठीक है, पे दी सेलर्स ₹30 सो दैट स्टूडेंट्स पे ओनली 20। तो 50 का दाम ही रहेगा, दाम कम नहीं होगा, लेकिन सेलर को 30 रुपीज सब्सिडी दे दिया कंपनी ने, ताकि स्टूडेंट को सिर्फ 20 रुपीज ही देना पड़े। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द नोटबुक अब क्या हो गया, 50 ही है, एज दिस इज ए नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। लेकिन अगर यही चीज गवर्नमेंट सब्सिडी देता, नोटबुक का वैल्यू तब 20 हो जाता। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देता, ये 30 का सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देता तो इसका वैल्यूएशन 20 मानते, लेकिन क्योंकि सब्सिडी प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर दे रहा है, तो इसका सब्सिडी तो स्टूडेंट के लिए काउंट हो रहा है, इसका भी सीएसआर काउंट हो रहा है, लेकिन सेलर के लिए जो वैल्यूएशन है वो 50 ही रहेगा, उसको 20 नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर को तो 50 मिल रहा है ना भाई। जो सप्लायर है उसको तो 50 मिल रहा है, उसको तो कोई कमती नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है कि 50 के अंदर से 30 उसको सब्सिडी दे रहा है कॉर्पोरेट प्लेयर, और बाकी 20 स्टूडेंट से ले रहा है। तो भाई आपका वैल्यूएशन 50 लेंगे, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट देता तब पब्लिक का खर्चा होता। गवर्नमेंट देता मतलब कोई ममता दीदी और मोदी थोड़ी देता, हमारा आपका पैसा है देता। ठीक है, तब दाम 20 टका पड़ जाता। ठीक सर है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अगर कोई सब्सिडी दे तो वो कंसिडर होगा? वो कंसिडर होगा, मतलब वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तो वैल्यूएशन कम हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देगा तो वैल्यूएशन हो जाएगा 20। हाँ। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट प्लेयर देगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के, या कोई भी दे, तो हो जाएगा 50 रहेगा वो। मतलब जो मेन वैल्यू है उसी को वैल्यूएशन मान के आपका जीएसटी कैलकुलेशन होगा। समझ में आ गया? ये है सब्सिडी का खेल, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल के मतलब बोलते हुए आ रहा हूँ, और बस बार बार बोले जानो रुक जाओ बताते हैं, अब बता दिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। अरे हाँ बोलो सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? जियाउल हाँ बोला, बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ, बोलो सर। है दादा।
ओके सर, अब आ रहे हैं हम लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया, डिस्काउंट का क्या करें सर। हाँ, डिस्काउंट को क्या करें। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, कंपनी डिस्काउंट देगा तो वैल्यूएशन कम हो जाना चाहिए, आमतौर पे तो वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खेल है कि डिस्काउंट कब दे रहा है, डिस्काउंट कब दे रहा है, टाइमिंग क्या है इसका, ये बहुत बड़ा खेल बनेगा सर। डिस्काउंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्काउंट किस मूवमेंट में दिया जा रहा है ये वैल्यूएशन को रेडी करेगा। ठीक है, तो आप अगर बिजनेसमैन हो या कोई प्रोडक्ट या सर्विस दोगे जिसमें जीएसटी लगता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि वो डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, उसके बेसिस में आपका वैल्यू रेडी होगा। तो डिस्काउंट सर एक कॉमन फेनोमेना फॉर बिजनेस है ना, बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज सेल बूस्ट करना है। डिस्काउंट इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। न्यूमरस काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स आर गिवन बाय द सप्लायर्स टू देयर कस्टमर्स, नेमली ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ऐसे ये तो आप लोग बचपन में अकाउंट से करते आ रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अरे कोई बता सकता है, बचपन वाला बात याद आया तो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। कोई बताए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है। सर ये क्या है, एक सेकंड, এটা ক্যাশ ডিসকাউন্ট যেটা দেখালে ये बाटा अप टू 80% ऑफ, ये कैश डिस्काउंट की ट्रेड डिस्काउंट। এটা ক্যাশ ডিসকাউंट कैश डिस्काउंट बोलो सर, ठीक से बोलो, सभी को पूछ रहा हूँ। अप टू 80% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड सुमित? डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है, सही सर, ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। ये बिजनेस पहले से ही बता रहा है आपको उसके दुकान में जाने के लिए, दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज सिंपली ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो फिर कैश डिस्काउंट क्या है, तो फिर कैश डिस्काउंट क्या है सर। मानो कि आपने एक जूता खरीदा, से फॉर एग्जांपल यही, ठीक है, ऐसा ही एक शू आपने खरीदा, इसका दाम कितना है, मानते चलते 1000 रुपीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर तो 499 लिखा है, मैं इसको 1000 ही माना, तो वैसे ही ऐसे आई थिंक 1000 ही है, लेकिन दाम को डिस्काउंट करके दिखा रहे, तो मान के चलो कि 1000 का है। सो 1000 का 70% अगर ऑफ इसमें मिलता है तो कितना दाम हो जाएगा, कितना दाम हो जाएगा सर, 300। 300। लेकिन आप दुकान में जाओगे तो आपको 300 में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मानो कि दुकान आपने एक ऐसा जूता, सिर्फ वही वाला जूता नहीं लिए, ठीक है, आपने सिर्फ वही जूता नहीं लिए, आप ऐसा और भी लिए, तो दुकानदार आपको बोला कि आपका ओवरऑल, मानो कि आपने 5000 का परचेस किया, तो आपको दुकानदार ने कैशबैक किया। 5000 का परचेस में दुकानदार ने मानो कि 200 का कैशबैक किया, तो ये 200 का कैशबैक क्या है, कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है सर। तो इट्स लाइक दैट, मतलब कैश डिस्काउंट जो होता है वो नॉर्मली जब आप पेमेंट करते हो उस टाइम पे होता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो पहले से ही दुकानदार आपको कंडीशंस देके बता के रखते हैं कि भाई दुकान में सेल चल रहा है, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, मिंट्रा सेल, अमेजन सेल, अप टू दैट % डिस्काउंट, अप टू 2% डिस्काउंट। ठीक है, ये सब ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो और आपको कोई कैशबैक मिल जाता है, या फिर किसी भी तरह का आपको बोला जाता है कि भाई आपका इतने परचेस में आपको इतने का कूपन मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये एक तरह का कैश डिस्काउंट है। ठीक है, या फिर आपको एकदम एकदम ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट करके देता है कि सर आपने अच्छा परचेस किया, हैप्पी कस्टमर, आपको इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट वाज अ कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसा ही बात है यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, डिस्काउंट सर कॉमन फेनोमेना, उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलग अलग चलता रहता है। क्वांटिटी क्वांटिटी चलेगा, एक रुको तो सर, मेरा पेन आज फिर से मेरे को धोखा दिया, बेकार। ठीक है, देखो, क्वांटिटी, वॉल्यूम, परफॉर्मेंस, डिस्काउंट एटसेट्रा चलता रहता है। सच डिस्काउंट्स आर रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द सप्लाई, और ये डिस्काउंट जो है इसको सेल प्राइस से रिड्यूस करके दिखाया जाता है। Since the value of taxable supply is the transactions value, GST is leviable on the value after deducting the discounts. सिंपल बात है, वैल्यू को कम करके जितना डिस्काउंट है उसको कम करके जितना होगा वही आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। However,
Not all discounts offered by the supplier to their customers are allowed as deductions from the value. हर तरह का डिडक्शंस को ट्रांजैक्शन से डिडक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता वैल्यूएशन के लिए. Only such discounts which satisfy the condition prescribed in section 15 subsection 3 are allowed as deductions from the value. जो 15 subsection 3 में बोला गया है सिर्फ वही. The essence of the condition prescribed in section 15 subsection 3 is that, वो क्या है वो देखते हैं. चलो section 15 subsection 3 में क्या conditions है. The price as established at the time of supply. The price as established at the time of supply should, from the basis of value, the discount which do not fulfill the conditions specified in section 15 subsection 3 are not deductible from the value. That is, GST in such a case is levied on the gross value of supply without considering the discount. ठीक है, डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करेगा, ग्रॉस वैल्यू पे ही जीएसटी माना जाएगा. Discounts that are allowed as deductions from the value are as follows. तो देखो आप पहले देख लो कि किसको किसको डिडक्शंस के तौर पे लिया जाता है. ध्यान से देखिए सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में चर्चा चल रहा है. डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू से कौन से डिस्काउंट्स को डिडक्ट करने का मौका मिलता है. डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करने से पहले अगर आपने डिस्काउंट दिया या फिर सप्लाई के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया and shown in the invoice, और उसको आप इनवॉइस में शो कर रहे हो. Examples of such discounts can be discounts that are offered for making the payment at the time of supply itself. Such discounts are thus recorded in the invoice and thus GST is charged on the gross value less discount recorded in invoice. मतलब आपने इनवॉइस में दिखाया कि आपने कितना डिस्काउंट दिया तो आपका टैक्सेबल वैल्यू वही होगा जो डिस्काउंट देके हुआ. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स भी आ सकता है. इट इज नॉट ऑलवेज कमर्शियली फीजिबल, इज रियली, क्योंकि सप्लाई करने के बाद अगर कोई किसी को डिस्काउंट देता है वो कमर्शियली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है समझना, क्योंकि सप्लाई हो चुका है उसके बाद डिस्काउंट चल रहा है तो इसको कमर्शियली फीजिबल बहुत खराब हालत होता है. इट इज नॉट ऑलवेज कमर्शियली फीजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और रिकॉर्ड देम इन द इनवॉइस. फॉर इंस्टेंसेस कैश डिस्काउंट गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम. अगर समय पे करता है तो आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा. ऐसा होता है ना, बिजनेस लेवल में होता है, बड़े बड़े बिजनेस में ऐसे दिया जाता है सर. इवन हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है, कि अगर टाइम पे पेमेंट करते हैं तो फिर उसके बदले क्या होता है सर, आपको डिस्काउंट दिया जाता है. द सप्लायर कैन नॉट रिकॉर्ड सच डिस्काउंट इन द इनवॉइस, और इसका डिटेल्स इनवॉइस पे नहीं होता, एज ही डज नॉट नो इफ द बायर विल मेक द पेमेंट विद इन द टाइम और नॉट, है ना सर. Likewise, in case of a quantity, volume, performance discount also, the supplier is not aware before or at the time of supply as to whether the buyer would purchase the requisite quantity within the stipulated time. मतलब क्या बायर सही टाइम पे आके चीजें खरीद के लेके जाएगा तो भी जाके वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. Therefore, in this case also the discount cannot be recorded in the invoice. In such case, initially the GST is paid on gross value indicated. नॉर्मली ऐसे केसेस में ग्रॉस वैल्यू पे ही जीएसटी चार्ज करते हैं इन द इनवॉइस विदाउट कंसीडरिंग द डिस्काउंट. द सप्लायर हाउएवर passes the discount to the buyer subsequently by issuing credit note. मतलब नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट का मजा लेने का मौका मिलेगा. नॉर्मली सर B2B केस में ऐसा देखा जाता है. कैसे केसेस में देखा जाता है सर, B2B केस में. आप B2B समझते हो ना, बिजनेस टू बिजनेस का जो खेल चलता है ना, वैसे सिचुएशंस में ये ज्यादा देखने को मिलता है. B2C में इतना ज्यादा नहीं मिलता क्रेडिट नोट इशू करने का, बट आप बोल सकते हो जो कूपन इशू करता है ना वो कुछ ऐसा ही है. पैंटालून्स में आपने शॉपिंग किया, पैंटालून्स वालों ने आपको एक कूपन दिया, बेसिकली क्रेडिट नोट दिया, भाई नेक्स्ट परचेज में 500 का, ये इस बार मेरे को दुर्गा पूजा के टाइम पे मिला था, ठीक है, शॉपिंग करने गया था, कुछ 5000 का शॉपिंग हुआ, एक 500 का कूपन मिला, ठीक है. तो एक तरह का उसको मैं क्या समझू, क्रेडिट नोट समझू, लेकिन बोला कि दिवाली से पहले अगर आएंगे तो आपको 500 का कुछ भी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा. तो मैं उनको पूछा कि क्या फिर से कुछ मिनिमम परचेस करना है क्या, मैं उनको पूछा कि फिर से कुछ मिनिमम परचेस करना है क्या, तो लोग बोला कि नहीं सर इस बार ऐसा कोई स्कीम नहीं है. ठीक है सर, ऐसा क्यों किया जानते हो, बिकॉज आजकल ऑनलाइन से काफी कंपटीशन मिल रहा है ना, इसलिए ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन के साथ कंपटीशन करने के लिए इस तरह का ऑफर दे रहा है. ठीक है, तो बोला कि नहीं सर कोई मिनिमम परचेज नहीं है, आप 500 का कोई भी चीज ले सकते हो जिसमें कोई ऑफर नहीं, मतलब बिना ऑफर का कोई भी चीज, मतलब जिसमें पहले से डिस्काउंट है ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं नहीं उठा सकता, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं ले सकता हूं जिसमें ऑफर नहीं है और मैं 500 का प्रोडक्ट खरीद सकता हूं. तो मेरे को बड़ा मजा आया, तो बेसिकली मेरे को नहीं भाई को मजा आया, वो बोला कि टी शर्ट खरीदेंगे, बोले चलो लेके आ, मेरे लिए भी एक ले लेना. तो एक एक करके टी शर्ट ले लिए सर.
250 का एकदम आराम से 500 का परचेस हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली 600 का हुआ था और 100 रुपीज दे दिए थे। तो इट्स लाइक दैट इशूइंग क्रेडिट नोट्स। तो B2B केस में क्या होता है कि दुकानदार आपको डिस्काउंट पहले नहीं दे पाया लेकिन पोस्ट सप्लाई दे रहा है, तो इसका तो फिजिबिलिटी नहीं है ना कि सच में दुकानदार मतलब बायर डिस्काउंट मतलब टाइम पे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट केस वो क्रेडिट नोट इशू करेगा ना, तो बाद में उस क्रेडिट नोट के तहत नेक्स्ट परचेस में डिस्काउंट वो लेता है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स, that is discounts that are given after supply is made, are allowed as deductions from the value of supply if the following condition are satisfied। मतलब पोस्ट सप्लाई कंडीशंस को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स रियली टफ टू अंडरस्टैंड कि कब कस्टमर ने पेमेंट किया, कब जाके वो डिस्काउंट प्रोवाइड किया, ठीक है, क्रेडिट नोट इशू कितना हुआ, इट्स लाइक दैट। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स, that is discounts that are given after supply is made, are allowed as deductions from the value of supply if following condition। जैसे कि डिस्काउंट इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज, इनवॉइस वाइज भी उसको वर्क किया जा सकता है। एंड प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट। सर ये क्या है? सर इसके लिए एग्जांपल देखना होगा, ऐसे नहीं समझा सकता। प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट। सर आईटीसी क्या होता है बोल तो? सर बायर या परचेजर जब कोई जीएसटी पे कर देता है तो उसको आईटीसी मिल जाता है। मतलब सर मतलब बहुत सिंपल, आईटीसी समझने के लिए जो लोग आईटीसी बेसिक्स क्लास में नहीं किए हो, नेक्स्ट में मैं आईटीसी चैप्टर पढ़ाऊंगा, बट आईटीसी इन सिंपल ऐसा है। इन सिंपल आईटीसी इज लाइक, से फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप किसी से 100 का प्रोडक्ट खरीदे, 10% का जीएसटी दिए, आपने टोटल पेमेंट 110 टका की है, लेकिन उसमें आपका 10 रुपीज जो है वो आपका टैक्स है, ठीक है, 10 आपका जीएसटी है। ये जो 10 रुपीज है ना, ये आपका आईटीसी है। क्यों सर ये आपका आईटीसी क्यों? सर नेक्स्ट में आप जब ये प्रोडक्ट परचेस करके लाए ना, किसी ने आपको सेल किया, लेकिन आप कौन हो? ये होलसेलर आपको सेल किया, आप रिटेलर हो, ठीक है, होलसेलर मानो कि ए। अब बी क्या है? बी रिटेलर है, बी एक्चुअली ये परचेस किया और 10% टैक्स देके लिया। अब बी के पास ना 10 टका का आईटीसी है। अब बी ये प्रोडक्ट में थोड़ा वैल्यू एडिशन करेगा, से फॉर एग्जांपल 110 तो 100 लेते हैं, इसका दाम और एडिशन किया, ठीक है, एडिशन किया मानो 150, 150 का प्रोडक्ट हुआ, 150 का 10% कितना होता है सर? 15। हाँ सर, हाँ 150 का 10% 15। तो अब ये बी क्या है? बी रिटेलर है, ठीक है, बी अब ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचना चाहता है, तो कंज्यूमर ये प्रोडक्ट 150 का ही खरीदेगा, 150 में वो 10% जीएसटी भी देगा, तो कितना देगा? 150 और 10% मिला के कितना हो जाता है? 165, ठीक है, 10% हो जाता है 15। अब कंज्यूमर ये पेमेंट जो है कंज्यूमर ही देगा, ये जो 10% है 15 टका जीएसटी, ये कंज्यूमर ही पे करेगा, किसको? रिटेलर को। लेकिन गवर्नमेंट रिटेलर को बोलेगा कि भाई जीएसटी सबमिट करो। सिंपल दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा बहुत सारा और भी मैटर आएगा आगे आगे मैं आईटीसी चैप्टर में बताऊंगा, बट इन सिंपल अगर आईटीसी समझना है तो गवर्नमेंट जब बोल रहा है रिटेलर को, बी को, कि भाई आईटीसी टैक्स जमा करो, तो वो क्या बोलेगा? अच्छा टैक्स तो जमा करेंगे, 15 टका कलेक्ट किया ना, तो गवर्नमेंट उसको बोल रहा है भाई 15 टका दो, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे पास तो 10 टका का आईटीसी है, तो मैं आपको 5 टका दूंगा। ये गवर्नमेंट के घर में जमा होगा थ्रू रिटेलर। बात समझ में आया? और ये 10 टका जो है, ये 10 टका ये जमा करेगा, तो गवर्नमेंट को 15 मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल 15 टका जो कंज्यूमर से लिया जा रहा है वो 15 टका का जीएसटी सरकार को मिलेगा, लेकिन रिटेलर देगा 5 टका, क्योंकि रिटेलर का जो बाकी 10 टका है वो होलसेलर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिटेलर के पास आईटीसी क्या है? 10 टका, ठीक है, ये आईटीसी है उसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मतलब परचेस टैक्स, परचेस के टाइम पे जो टैक्स आप देते हो उसको इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। डोंट वरी, जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ चुके हो उनको तो ये चीज पहले भी मैंने बताया, और आगे आगे हम लोग आईटीसी का क्लास भी करेंगे, तब मैं आईटीसी का खुला चर्चा करूंगा बहुत डिटेल्स में, ठीक है, तब आपको और समझ आ जाएगा सर, ठीक है। अभी इसमें फोकस करते हैं। तो क्या मतलब निकला सर? प्रोपोर्शनेट आईटीसी का भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, द बायर वुड हैव अवेल्ड इनपुट क्रेडिट of GST payable on the gross value specified in the invoice. Thus, when
credit, when a credit note is issued to him, when a credit note is issued to him by the supplier for the discount, the buyer will reverse the proportionate credit. मतलब वो क्रेडिट को प्रोपोर्शनेट क्रेडिट को रिवर्स कर देगा, बिकॉज वो पहले ले लिया था, अब रिवर्स कर देगा. मैं कैसे होता है दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. Consequent to which the supplier's output tax liability will be reduced by the same amount. बट ये कैसे काम करता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. If any of the above conditions are not satisfied, the GST liability of supplier cannot be reduced. The supplier, however, can issue a commercial credit note for the value of discount. In such a scenario, the buyer will not be required to reverse any input tax credit. अब ये कब होता है, कैसे होता है, इसको लिए कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा. और मैंने अभी आपको जो बोल के आया, इसका फ्लो चार्ट बना के रखा है, आपको बाद में दिखाता हूँ इसको. ये बड़ा इजी है, बिकॉज जो भी आपको मैंने इतना देर से स्टोरी सुना रहा हूँ, इसको फ्लो चार्ट करके दिखाया यहाँ पर, ठीक है. सो फ्लो चार्ट इज नॉट ट्रिकी सर, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले आपको क्या समझना होगा, एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको आते हैं सर. अच्छा, एग्जाम्पल्स तो देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो सर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है. जैसे आप देखो सर, ये 2019 का डेटा है जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर लगा के दिखाया था, ठीक है. क्या क्या टाइप ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द सप्लायर. स्टैगर्ड डिस्काउंट सर, ये किस तरह का डिस्काउंट है. स्टैगर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट, रियल लाइफ एज वेल एज एग्जाम पर्पस. बाई मोर सेव मोर ऑफर्स सर, ये क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, ये बिग बाजार बोलो या किसी भी तरह का शॉपिंग मॉल बिजनेस में ये बहुत देखने को मिलता है. बाई मोर सेव मोर. In case of a staggered discount, rate of discount increases with increase in purchase volume. For example, one may get 10% discount for purchase above 5,000, 20% discount for purchase above rupees 10,000, 30% discount for purchase above rupees 20,000. Such discounts are shown on the invoice itself. Such discounts are excluded to determine the value of supply. ठीक है, इस तरह का डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाता है जब सप्लाई वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है. ये आप लोग देखोगे शॉपिंग मॉल बिजनेस में, इज वेरी वेरी पॉपुलर सर. पीरियडिक ईयर और एंडिंग डिस्काउंट, ये बहुत ही पॉपुलर है. पीरियडिक ईयर और एंडिंग ईयर डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं. ये नॉर्मली B2B चलता है सर, B2B. दिस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर्स टू देयर स्टॉकिस्ट. आपको बोला ना, स्टॉकिस्ट को देते हैं. फॉर एग्जांपल, गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% इफ यू परचेज 10,000 पीसेस इन अ ईयर. Get additional discount of 2% if you purchase 15,000 pieces in a year. Such discounts are established in terms of an agreement entered into at or before the time of supply, though not shown on the invoice as the actual quantum on such discounts. Get determined after the supply has been effected and generally at the year end. ये किस तरह से इसका सेटलमेंट होता है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से बताता हूँ. लेकिन इसको पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट कहते हैं. और एक तरह का डिस्काउंट होते हैं, इसको सेकेंडरी डिस्काउंट बोलते हैं. Secondary discounts is like sir, these are the discounts which are not known at the time of supply. Supply के टाइम पे इसका कोई अता पता नहीं होता, और offered after the supply is already over. जब supply cover over हो जाता है तब ये डिस्काउंट आता है. जैसे कि Messrs A supplies 10,000 packets of biscuits to Messrs B at ₹10 per packet. Afterwards, Messrs A revalues it. कुछ देर बाद वो revalue किया at 9 per packet. Subsequently, Messrs A issues credit note to Messrs B for ₹1 per packet. मतलब वो पेमेंट कर दिया था ना, 10 टका पर पैकेट हो गया था, लेकिन उसने Messrs A ने उसको रीवैल्यू किया तो 9 टका पर पैकेट करके माना, और ये 1 टका का क्रेडिट नोट दे दिया. सर इसका कब सेटलमेंट होगा, नेक्स्ट परचेस में, बिकॉज ये क्या होता है ना, B2B होता है, इनका चलता रहता है ना, कंटिन्यूएशन में इनका चलता रहता है. तो नेक्स्ट टाइम पे जब पेमेंट करेगा तब 1 टका कम करके दे देगा. ठीक है, मतलब नेक्स्ट परचेज में 8 टका करके दे देगा, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा अगर 9 टका करके ही चलता है तो. ठीक है, तो इस तरह से ये लोग अपना डिस्काउंट्स को देखता है. तो सभी केस में वैल्यूएशंस को इंक्लूड और एक्सक्लूड कब क्या करना चाहिए, ये सबसे वेरी वाइटल पॉइंट. तो आपने देखा कितना तरह अलग अलग डिस्काउंट्स मार्केट में चलता है. अब आप देखो एग्जांपल्स ऑफ डिस्काउंट्स डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. डिडक्टेबल मतलब ये हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग डिस्काउंट को डिडक्ट कर पा रहे हैं. ध्यान से सुनिए सर. और उसके बाद पढ़ेंगे कि जब डिस्काउंट को आप डिडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ डिस्काउंट्स नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई. पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये नॉन डिडक्टेबल एरिया है. ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. और ऊपर हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो है डिडक्टेबल वैल्यू. ठीक है, मतलब ये डिस्काउंट डिडक्ट कर सकते हैं. सर मैंने बहुत सारा बात एक साथ कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फीडबैक नहीं लिया बहुत देर से, बोलो ना. Yes, sir.
तो देखो सर, रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लीस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को लीस्ट प्राइस मतलब जो दाम लिखा हुआ है पैकेट में, सिंपल बात है, लीस्ट प्राइस के ऊपर 30% डिस्काउंट दे रहा है। 10 फॉर ए कार्टून ऑफ स्पाइस बिस्क, ठीक है, नाम है बिस्किट का आई थिंक। फॉर ए कार्टून ऑफ स्पाइस बिस्क इन द इनवॉइस द लीस्ट प्राइस इज मेंशन 200। तो कार्टून में क्या लिखा है सर, B2B चल रहा है ना, कार्टून ही होगा ना। B2B में बड़ा पैकेट होता है, हम लोग जैसे थोड़ी ना कि एक पैकेट ब्रिटानिया मारी दीजिए दादा, ऐसा थोड़ी ना होगा, उनका कार्टून होगा, ठीक है, जिस कार्टून के अंदर 20 पीस 40 पैकेट होगा। तो 10 फॉर ए कार्टून ऑफ स्पाइस बेस्क इन द इनवॉइस द लीस्ट प्राइस इज मेंशन 200। तो लीस्ट प्राइस कितना मेंटेन किया है, 200, जिसमें 30% का डिस्काउंट लगा रहा है। तो 200 का पैकेट है, 30% का डिस्काउंट लगेगा तो क्या दाम हो जाएगा फाइनल प्राइस, 60 चला जाएगा ना 200 का, तो 140 हो जाएगा फाइनल प्राइस। द वैल्यू इज 140 एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस, और ये पूरा का पूरा इनवॉइस में दिखा जा रहा है। तो वैल्यूएशन 200 नहीं, वैल्यूएशन 140 होगा। सिंपल बात है, इसमें क्या समझने का है, डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, सिंपल बात है, डिस्काउंट आराम से डिस्काउंट मतलब डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यूएशन आपका 140 में आएगा, 200 में नहीं, ठीक है। क्यों सर, समझ रहे हो ना, 200 में 18%, अगर मानो कि 5% जीएसटी है, 200 में 5% और 140 में 5%, फर्क समझ रहे हो, वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपके वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि आपका जीएसटी कितना होगा, 200 पे 5% दोगे कि 140 पे 5% दोगे। तो अगर 18% वाला बात होता तो 18% का भी सेम कॉन्सेप्ट, चाहे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, जो भी प्रोडक्ट है आपका उस पर डिपेंड करता है। चाहे वो बिस्किट्स होगा तो कम हो सकता है, अगर लहंगा होगा, लग्जरी प्रोडक्ट होगा, कंप्यूटर वगैरह होगा, पेरिफेरल्स होगा, अलग अलग जीएसटी रेट है। एक अलग रेट का चैप्टर बताऊंगा, उसमें आपको एक आइडिया दे दूंगा सर कि किस चीज में मोटा मोटी कितना रेट चल रहा है, डोंट वरी। अच्छा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स, एक्चुअली रेट का क्या है ना, चेंज होता रहता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स, लेकिन चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर ओवरऑल जो रेट है वो बताया जाता है चार्ज ऑफ जीएसटी में, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या रेट में चेंजेस है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद इट्स डीलर्स, लेकिन सर ये पोस्ट सप्लाई है, हाँ सर, मतलब सप्लाई के बाद जीएसटी दिया जा रहा है, आप समझ रहे हो ना, सप्लाई के बाद डिस्काउंट हो जा रहा है, सप्लाई के बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, वेरी इंटरेस्टिंग सर। द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एडजस्टमेंट में थोड़ा सा झमेला है, लेकिन ये रियल में देखा भी जाता है। द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद इट्स डीलर्स इज दैट परचेस ऑफ राइस कुकर्स ओवर 1000 पीसेस इन द दिवाली मंथ, दिवाली के सीजन में 1000 पीसेस अगर राइस कुकर परचेस करेगा, will entitle them to discount 5% पर कुकर, अगर 1000 पीस करेगा तो पर कुकर पे 5% डिस्काउंट करेगा। Therefore, the quantum of discount can be determined only at the end of दिवाली मंथ। हाँ सर, अब दिवाली मंथ में 1000 पीसेस कुकर परचेस होगा, ये तो डिपेंड करता है कि जब दिवाली मंथ एंड होगा तभी ना, मार्केट में सेल होगा तभी ना, अदरवाइज डीलर क्यों लेके आएगा। राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस with its dealer is that purchase of rice cooker over 1000 pieces in the Diwali month will entitle them to discount 5% per cooker। लेकिन ये जब तक दिवाली मंथ खत्म नहीं होता तब तक तो समझ में नहीं आएगा ना कि उसने 1000 पीस परचेस किया कि नहीं किया, पहले ये मुझे बता दो, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि दुकानदार के केस में एट ए टाइम में 1000 प्रोडक्ट नहीं उठा लेते रे बाबा, वो तो मार्केट के सेल के ऊपर, वो कितना सेल कर पा रहा है कुकर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिवाली मंथ के एंड पे समझ में आएगा कि 1000 पीसेस हुआ है कि नहीं, तो अगर 1000 पीसेस के ऊपर जाता है तो पर कुकर पे 5% डिस्काउंट मिलेगा उसको। However, since the agreement relating to discount was in existence at the time of supply and the discount can be worked out for each invoice, हर invoice का अलग होगा, such post supply discount will be allowed as deductions from the value of supply of rice cookers। Yes, ये post supply discount will be allowed। Raju Electrical Appliances can issue credit note for 5% of the value of goods, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा 5% का, along with GST and claim adjustment of excess tax paid, जितना एक्सेस टैक्स उसने पे कर दिया उसका एडजस्टमेंट के लिए भी वो अप्लाई कर पाएगा। द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट इनपुट क्रेडिट, उसको इनपुट क्रेडिट को भी रिवर्स करना होगा अपने अकाउंट में ऑन द रेलेवेंट स्टॉक टू ब्रिंग इट इन द लाइन विद द रिड्यूस्ड टैक्स। को समझ में आ रहा है ना सर।
मतलब जो भी वैल्यूएशन, मतलब मानो कि वो पहले अगर पेमेंट कर दिया तो उसने ज्यादा पेमेंट कर दिया है ना, तो बाद में जब उसको डिस्काउंट मिलेगा तो उसका तो जीएसटी वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो जीएसटी वैल्यू का जो रिवर्स वैल्यूएशन है जो आईटीसी है उसको अलग से रिवर्स बताना पड़ेगा कि मेरा चेंज हुआ है। तो ऐसा चेंजेस कैसे देखने को होता है वो आपको ये वाला एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से चेंज चलता है मार्केट में, रिवर्स कैसे होता है। इसके लिए आपको ये एग्जांपल देखना होगा। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड। पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स बेचा ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड को, बहुत बढ़िया। ऑन 15 जनवरी 2000 सॉरी जो भी हो 15 जनवरी को 50,000 में, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, इसमें कोई टैक्स नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है, ठीक है। एंड चार्ज ₹9,000 एज आईजीएसटी इनपुट सॉरी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% चार्ज हुआ। तो 50,000 का 18% कितना होता है सर? 50,000 का 18% कितना होता है बोलो? 9,000। सिंपल है ना। द टर्म्स ऑफ सप्लाई स्टिपुलेटेड दैट, अब सप्लाई का क्या टर्म्स देखो, डिस्काउंट एट द रेट 2% will be given to OPL if it makes the payment within 1 month of the supply। अगर सप्लाई के 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देता है ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड तो पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड उसको 2% डिस्काउंट देगा। ओपीएल अवेल्स द इनपुट टैक्स रेट, लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर कि ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड 2 महीने में करेगा? तो ये पोस्ट सप्लाई हो गया ना, लेकिन ओपीएल ने अवेल किया। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिख रहा है इसके पास ओपीएल ने? सर ये जो 9,000 का जीएसटी है, ये 9,000 का जो आईजीएसटी है, ये ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईटीसी है या नहीं है बोलो? तब ये पेमेंट किसने किसको किया? ओपीएल ने ही तो किया पिंक ब्लू को। तो फिर ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में ये 9,000 का आईजीएसटी क्या है? आईटीसी है? यस और नो? अरे बोलो सर। ये 9,000 कलेक्ट किया पिंक ब्लू ने, गवर्नमेंट को जमा करेगा पिंक ब्लू ही, लेकिन पेमेंट किसने किया था ये टैक्स? परचेजर, बायर, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट में आईजीएसटी क्रेडिट जो आईटीसी है वो कितना शो कर रहा है? 9,000 शो कर रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स ऑन 10th फरवरी। लेकिन उसने पेमेंट कितना कब किया? 10th फरवरी। सर कितने दिन के अंदर पेमेंट करने का बात किया था? 1 मंथ के अंदर। 15 जनवरी को सेल हुआ था, 10 फरवरी को पेमेंट कर दिया, तो डिस्काउंट मिला कि नहीं? बोलो, डिस्काउंट हाँ, मिला बस। कि नहीं? 2% का डिस्काउंट मिल गया ना, यही बात है। तो उसको तो डिस्काउंट मिल गया। अब जब डिस्काउंट मिल गया तब तो पूरा खेल बदल जाएगा, क्योंकि अब तो 50,000 का वैल्यूएशन नहीं रहेगा, कम हो जाएगा ना। 50,000 पे 9,000 हुआ था, लेकिन जब डिस्काउंट मिल जाएगा वैल्यूएशन चेंज तो हो जाएगा ना सर। तो ओपीएल के अकाउंट में अभी आईटीसी दिख रहा है 9,000 and makes the payment for the goods on 10th February. Now, Pink Blue Private Limited issues credit note for 1180. 1180 क्यों? 2% का दिख रहा है 1180, किस लिए? 2 कारण है। 50,000 का 2% कितना होता है? सर 1,000 টাকা। 1000। और 18% जो है आपका, मतलब कहने का मतलब है सर कि 9,000 का 18%, नहीं सॉरी 9,000 का 2%, I'm sorry 9,000 का 2% कितना होता है? 180। ठीक बोला ना? हाँ सर 180। 180, ठीक है। तो इधर हो गया 1000, इधर हो गया 180। तो ये 1000 टाका और 180 टाका जो उसने ज्यादा कर दिया था पेमेंट, है ना। अब इसका आईटीसी बेसिकली इसका क्रेडिट नोट बना के दे दिया, किसने? पिंक ब्लू ने ऑरेंज को, और बोला कि नेक्स्ट पेमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो 1000 फॉर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एंड 180 फॉर प्रोपोर्शनेट आईजीएसटी लेवेबल देयरऑन। अब ओपीएल का जो अकाउंट है 11 फरवरी को, ठीक है, प्रोपोर्शनेट जो है ये कब किया? क्रेडिट नोट 11 फरवरी को दे दिया। आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट ओपीएल मतलब ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड
reverses the input credit of 180 attributable to discount given by PPBL मतलब Pink Blue Private Limited 180 से कम हो जाएगा. Now PPBL can reduce its GST liability. PPBL भी अपना GST liability को कम करेगा on the month of February, क्योंकि ये पेमेंट किसको करना था? PPBL को करना था. इसका GST liability क्या हो जाएगा बोलो तो 180 में कम होगा. क्यों? बिकॉज OPL अभी कितना पेमेंट करेगा इसको? OPL का पेमेंट हो जाएगा 50,000 प्लस 9,000 माइनस 1,000 माइनस 180, है ना सर? OPL का पेमेंट क्या हो जाएगा? 50,000 था, उसका 9,000 का GST था प्रोडक्ट का, लेकिन अभी 1000 और 180 में कम हो जाएगा, तो फिर ओवरऑल पेमेंट हो जाएगा 57,820, लेकिन पहले के हिसाब से तो 59,000 था GST समेत. तो फिर GST वैल्यू कितना चेंज हो जाएगा? 180 में चेंज हो जाएगा, मतलब 9,000 का 180 जो है वो वैल्यूएशन कम हो जाएगा 9,000 माइनस 180. तो PPBL कैन रिड्यूस हिज GST लायबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी बाय 180. इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और OPL का जो पेमेंट है वो भी कम हो गया 10 फरवरी को. बोलो सर, समझ में कुछ आया? थोड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स एरिया है, बट इतना भी कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं है, रियल लाइफ में ऐसे देखने को मौका मिलता है सर. कोई डाउट सर? बोलो सर, इफ एनी डाउट अभी पूछ लो. ऐसा होता है जो आपको देखने को मिला पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड का जो केस आपको देखने को मिला, राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो केस देखने को मिला, ऐसा रियल में ही तो होता है. बात किताब से जरूर पढ़ रहे हैं, बट दीज आर रियल केस, है ना? तो इस तरह का डिस्काउंट को क्या कर रहे हैं? डिडक्ट करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी डिडक्शंस होता है जिसका डिडक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता. जैसे कि सेम एग्जांपल, अगर ऊपर वाला एग्जांपल कोई लेते हैं पिंक ब्लू प्राइवेट लिमिटेड का, इन द अबव एग्जांपल इफ द टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ डिस्काउंट at the rate 2% for payment within 1 month, but PPBL offers such discounts to OPL at the time of payment after negotiation. पेमेंट के टाइम पे नेगोशिएट कर रहा है, पहले से नहीं बोला था. द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड. आप बात समझ रहे हो? वो 2% का डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पे ही बोला था, इसीलिए वहां पे डिडक्ट किया था. लेकिन ये 2% डिस्काउंट अब PPBL और OPL के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है पेमेंट के टाइम पे. ये ऑफर के पहले नहीं था, सप्लाई के पहले नहीं था, पेमेंट के टाइम पे नेगोशिएशन चल रहा है. तो ऐसे सिचुएशंस पे अगर डिस्काउंट अलाउ करता है PPBL, ठीक है, ये डिडक्शंस पे नहीं आएगा वैल्यूएशन पे. PPBL विल इशू ए कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप GST में चेंज नहीं कर सकते. वो क्रेडिट नोट इशू करेगा. क्या इशू करेगा? 50,000 का 2% कितना होता है? 50,000 का 2% 1,000 का क्रेडिट नोट इशू करेगा. वो GST का जो प्रोपोर्शनेट है ना वो नहीं करेगा. तो वो क्रेडिट नोट वैल्यू डिस्काउंट 1000 कर देगा, जो नेक्स्ट परचेज में OPL एडजस्ट कर सकता है. But OPL will not reverse any ITC and PPBL will not also be able to reduce its GST liability for the month of February. In this case, OPL would pay 50,000 पे करेगा, 9,000 भी जो था उसको 1000 में कम कर देगा. 1000 is for 50,000 का 1000, लेकिन GST के जो लिए जो 180 का लेस हो रहा था वो 180 लेस नहीं होगा. तो 58,000 नॉर्मली OPL को पे करना है, और GST लाइबिलिटी 180 में जो कम हुआ था वो नहीं होगा. तो डिस्काउंट का ये असर पड़ता है सर. अगर डिस्काउंट का प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर पहले से बोला नहीं है, बिफोर सप्लाई नहीं बोला, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बोला, नेगोशिएशन के थ्रू से कर रहा है बाद में, तो वो डिस्काउंट अलाउ नहीं करेगा GST डिपार्टमेंट. आई होप आपको क्लियर है. यहाँ पर पेमेंट आप देखो 58,000 का है, लेकिन वहां पर OPL ने पेमेंट किया था 57 समथिंग, ठीक है, और वहां पर आपका GST लाइबिलिटी भी आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है. ये 57,820 का हुआ था बिकॉज यहाँ पर डिस्काउंट अलग हुआ था, 180 लेस हुआ था, और GST लाइबिलिटी भी 180 से कम हो गया था. 1000 यहाँ पर भी नेक्स्ट एग्जांपल में भी 1000 कम हुआ बिकॉज वो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है. गवर्नमेंट का सर लेना कोई देना एग्रीमेंट होता है क्या कि इतना टाइम पीरियड में जो वो पहले केस में जो था 1 मंथ का, इसमें क्या कोई एग्रीमेंट रहता है? नहीं. मतलब गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है कि गवर्नमेंट सेल देखेगा, वो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट एग्रीमेंट दिखेगा, ठीक है. हाँ मतलब यही एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं, डिस्काउंट एग्रीमेंट. कोटेशन होता है ना सर,
कोटेशन मतलब सबमिट उस करना पड़ता है ना। क्लॉज में जो हाँ, लिखा हो मतलब 30 डेज हाँ, वो अगर पार कर दिया हाँ, तो वो तब कोटेशन नहीं होता है होगा। ना उनके बीच में कि भाई अच्छा। आप इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 2%। लेकिन ये पहले सप्लाई के पहले ये कोटेशन देना पड़ता है, किसी भी B2B केस में देखा जाता है ये, ठीक है। अच्छा। तो वो कोटेशन तो नॉर्मली जब नेगोशिएशन कर रहा है बाद में कर सकता है, बिजनेस टू बिजनेस चलता है, उसमें 1000 का डिस्काउंट तुम दे दो ना, कौन मना करता है तुमको, लेकिन इसका GST बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, बस यही बात है। बात समझ में आया? ऐसे सुनने को लग रहा है 180, लेकिन जब हजार ट्रांजैक्शन होता है ना तब वो 180 भी बहुत भारी पड़ जाता है, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक दैट। तो इस तरह से गवर्नमेंट डिस्काउंट को ऑपरेट करता है, ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट डिस्काउंट को ऑपरेट करता है। एक कंपनी, इसका और एक एग्जांपल देख सकते हो, एक कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट्स आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। डिस्काउंट ऑफर करेगा लेकिन डीलर का परफॉर्मेंस सारा साल देख के, द डिस्काउंट्स आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्लैब। डिस्काउंट जो है वो परफॉर्मेंस के बेसिस में है और उसके ऊपर बेस करके कैशबैक करेगा। As these discounts were not known at the time of supply of the goods, they will not be deducted from the value of those goods. Hence, the company will not be able to adjust excess tax paid from its tax liability. ठीक है, मतलब पहले से कुछ बोला नहीं कि कितना सेल करने से कितना डिस्काउंट देगा, ये पहले से नहीं बोला। अगर पहले से बोलता, जैसे कि हमारे पुराने केस में ये वाला राजू इलेक्ट्रिकल्स ने बोला था कि अगर दिवाली में 1000 से, दिवाली मंथ में 1000 का सेल कर देते हो भाई, परचेस कर लेते हो हमसे, तो 5% पार कर दिया जाएगा। तो ये एकदम प्री प्लान्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे नहीं कि सारा साल देखते हैं फिर बताते हैं स्लैब वाइज डिस्काउंट देंगे, दे सकता है पर GST में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो डिस्काउंट को कब लेना है और कब इंक्लूड नहीं करना है ये मैंने आपको बताया। तो हमारा नेक्स्ट चर्चा जो रहेगा, कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन के ऊपर। मेन बात मैंने कर दिया आपको, बट फिर भी कुछ पॉइंट रह गया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ दो इलस्ट्रेशंस है, आप लोग भी मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग मेन पॉइंट सब मैंने बता दिया। कुछ इलस्ट्रेशंस है, आप लोग एक बार घर में गो थ्रू करें, अगर नहीं समझ में आता है मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। और बस वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हो गया सर, मेरे को और कुछ बोलना नहीं है। ये देखो एक इलस्ट्रेशन 1 है नोट्स के अंदर, एक इलस्ट्रेशन 2 है, आप लोग मस्ट गो थ्रू। एक इलस्ट्रेशन अच्छा है, आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। समझ में नहीं आता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता के फिर मैं दूसरा चैप्टर में जाऊंगा, ठीक है। तो मोटा मोटी नहीं, काफी डिटेल्स में मैंने टाइम प्लेस वैल्यूएशन आपको समझाया, ठीक है। अब आगे का चर्चा किसी और चैप्टर में होगा, लेकिन घर में क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस जो भी मैंने आपको कराया आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करें सर, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छे से गो थ्रू करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, फिर जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इतना ही है सर आज। है सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। फिर कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज टाटा। স্যার নোটসটা একটু পাঠিয়ে দেবেন। नोट सबको भेज देंगे सर, नोट सबको भेज देंगे। ओके सर, बाय गुड স্যার बाय, কালকে गुड नाइट।